हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हम इकोनॉमिक सर्वे और एक कह सकते हैं कि लंबे समय के इंतजार के बाद हम लोग इंतजार कर रहे थे कि प्रीलिम्स जिनका भी 2025 में है सर्वे आ जाएगा, तो उसके बाद उस प्रीलिम्स के एग्जाम में और धार मिलेगी। यानी एक हम कुछ भी पढ़े, अगर उसमें इकोनॉमिक्स की बात करूं, अगर उसमें सर्वे का तड़का लग जाता है तो स्वाभाविक रूप से वो रिफाइन हो जाता है, तो परिष्कृत हो जाता है। तो पहली चीज तो ये, और दूसरा मेंस के लिए भी, यानी 2025 में जो मेंस लिखेंगे उनके लिए भी इकोनॉमिक सर्वे एक प्रकार से ब्रह्मास्त्र है। नॉट फॉर ओनली जीएस पेपर 3 बच्चे, चाहे इंटरनेशनल रिलेशन हो, ध्यान से सुनिएगा, अब यहां से बात आगे निकल रही, चाहे इंटरनेशनल रिलेशन हो, अंतरराष्ट्रीय संबंध, भूमंडलीकरण, इन सब के लिए भी यह इकोनॉमिक सर्वे उतना ही महत्वपूर्ण होता है। इसके साथ सोशल सेक्टर, चाहे आप जीएस पेपर 1 सोसाइटी में गरीबी, भूख, शहरीकरण, पॉपुलेशन से रिलेटेड इश्यू कुछ भी ले, चाहे जीएस पेपर 2 का गवर्नेंस लें, सोशल जस्टिस लें, इंडियन पॉलिटी लें, उसके लिए भी होता है। जीएस पेपर 3 तो पूरा पूरा होता है, क्योंकि सर्वे के साथ इन्वायरमेंट भी कनेक्ट है, सर्वे के साथ डिजास्टर भी कनेक्ट है, सर्वे के साथ इकोनॉमिक्स एंड साइंस टेक भी कनेक्ट है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बिना आप इकोनॉमी में आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो इसका मतलब होता है कि इकोनॉमिक सर्वे अगर हम देखें मेंस के लिए, तो जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 ए से, आप कहें सर 4 के लिए भी, अरे बहुत जबरदस्त चर्चा करने जा रहा हूं आज जीएस पेपर 4 की दृष्टि से भी। तो ये सारी चीजें हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण है, और क्या आईएएस क्या स्टेट पीसीएस, दोनों एग्जाम के लिए उतना ही इसका मूल्य है। तो गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। चलिए शुरू किया जाए चर्चा। और इस चर्चा की शुरुआत एक कविता मैंने बनाई है, और कोशिश की है कि उस कविता में इकोनॉमिक सर्वे को लेकर के जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर साहब ने बात कही है, उनकी 1 घंटे की स्पीच है, और उसके बाद फिर प्रेस मीट है। कुल मिला के लगभग 1.5 घंटे का उन्होंने सेशन लिया है अपनी टीम के साथ, जो डीडी न्यूज चैनल पर पड़ा हुआ। तो ध्यान से समझेंगे उस पूरे उनके एनालिसिस को। अब यहां से आप कॉपी पेन भी निकाल लीजिएगा, क्योंकि समय गंवाना नहीं है, मेरी कविता में रमना नहीं है। मेरी कविता के अंदर जो आपके एग्जाम पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी वो ध्यान में रखना है। तो इकोनॉमिक सर्वे का ये जो सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, जो आज मैंने आप लोगों से कहा कि एकदम से अलग होगा, जैसा ना मैंने कभी कराया ना किसी ने कराया है, वैसा होगा, काफी इनोवेटिव होगा। तो आपके मन में आ रहा होगा कि सर ऐसा क्या है, एक रहस्य का पर्दा। तो उस पर्दे को अगर मैं हटाऊं, तो सेशन में मैं आज अपनी बातें ना कह के, अपनी तो ऑब्वियस टीचर की आ ही जाती है, लेकिन आपका एग्जाम है, बिहार पीसीएस वालों का भी मेंस होने वाला है, यूपी पीसीएस की भी डेट आ गई मेंस की, और सब बच्चे मेरे पास है मेंस की तैयारी कर रहे हैं। और यूपीएससी यानी 25 के बच्चों के लिए तो ये ब्रह्म बाण है ही है, बाकी 26-27 के लिए भी सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो आज मैं अपनी बातें ना करके, आज चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर साहब ने पूरे 1 घंटा 30 मिनट में जो बातें कही हैं, आज उसके बेस पर सर्वे आपको समझाने जा रहा हूं। आप कहेंगे सर ये तो पीछे भी आपने किया था। ये अलग इसलिए होगा क्योंकि इसमें, इस एनालिसिस में, यानी जो आज का लेक्चर होगा, बाकी तो मंडे से जो रेगुलर क्लासेस होंगी वो तो चैप्टर वाइज चलेंगी, वो उसकी बात अभी मैं नहीं कर रहा हूं, मैं केवल अभी के सेशन की बात कर रहा हूं। तो जो सेशन मैं अब लेने जा रहा हूं, इसमें सबसे पहले एक कविता, इस कविता के द्वारा पूरा इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स की जो पूरी सर्वे के द्वारा जो पूरी धुरी है इकोनॉमिक्स की, वो आपको समझाऊंगा। आपका थोड़ा मन लगेगा, क्लास से कनेक्शन बनेगा, और फिर उसके बाद चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर साहब ने जो जो बातें कही है उसको मैं फ्री हैंड लेक्चर में यहां आपको समझा दूंगा। और जो जो बातें उन्होंने कही है वो समझने के बाद बाइलिंगुअल लिखूंगा, इसलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और फिर थर्ड स्टेप में हम यहां पर वीडियो चलाएंगे उनका,
और उस वीडियो में, क्योंकि बहुत से बच्चे मेरे, मैक्सिमम मैं कह सकता हूं हिंदी मीडियम के ही हैं, तो उनकी इंग्लिश थोड़ी समझ में नहीं आएगी, तो वो 1 घंटे 30 मिनट का वीडियो उनका यहां चलेगा और मैं अपने हिसाब से उसकी स्पीड बढ़ाता और घटाता रहूंगा। जो वो कह रहे हैं, वो देश की इकोनॉमी के बारे में कह रहे हैं, लेकिन यूपीएससी के लिए नहीं कह रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, जो अभी तक नहीं हुआ, जो आज होने वाला है, कि वो जो कह रहे हैं उनका वर्ड बाय वर्ड पकड़ूंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा फॉर यूपीएससी। जैसे एक छोटा सा शब्द आपके सामने रखूं, उन्होंने बहुत से रिफॉर्म की बात की है, तो उन्होंने कहा भाई लैंड पूलिंग शब्द पर उन्होंने कई बार फोकस किया। अब लैंड पूलिंग प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, लैंड पूलिंग मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अर्बनाइजेशन के चैलेंजेस को दूर करने में लैंड पूलिंग की क्या भूमिका, आई होप आप इसको समझ रहे हैं। तो जो जो वो कहते जाएंगे मैं आपको समझाता जाऊंगा, चाहे एक सेशन लगे और चाहे कल मुझे एक सेशन और करना पड़े, सही रहेगा। और बहुत ज्यादा समय भी नहीं लेना है कि 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, नहीं, क्योंकि इस समय संतुलन सबसे महत्वपूर्ण है आपकी लाइफ में, खासकर 2025 वाले बच्चों के लिए, कि आपको हर एक सब्जेक्ट का मैनेजमेंट करना। केवल अब इकोनॉमिक्स में ही एकदम से विद्वान नहीं बनना, उसमें मैं आप लोगों को विद्वान बना चुका हूं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ रटा चुका हूं और बेहतर ढंग से रटा चुका हूं। कुछ बच्चों ने जो इलाहाबाद के हैं उन्होंने अभी एडमिशन लिया है और पर्सनल मेंटरशिप में आए हैं। वो लोग बड़ी बड़ी कोचिंगों में पढ़ने के बाद बच्चे वही कमेंट करें, बड़ी बड़ी सभी कोचिंगों का नाम लिख करके ABCD सर, और आपके नोट्स इकोनॉमिक्स से इन सब में से सबसे बेहतर है, कोई आपका मतलब कंपेयर ही नहीं है। तो वो हम लोग कर चुके, उसमें हमें कुछ करना नहीं है। जो बच्चा है, अगर क्लास में आपने जो लिखा था अगर आप यहां लिख दो तो और अच्छा रहेगा, बच्चों को और ट्रस्ट बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू किया जाए। सबसे पहले कविता। समय हमारे पास कम है, यानी मूल्यवान है आपका समय, क्योंकि बिहार पीसीएस वाले, यूपी पीसीएस वाले सबके लिए मसाला है इकोनॉमिक सर्वे की क्लास। मैंने बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस के बच्चों के लिए सोच लीजिएगा फ्री कर रखी है, यानी बिहार यूपी वाले बच्चे भी इस ऐप पर अभी फाउंडेशन और प्रीलिम्स के आधारशिला पीवाईक्यू बैच के बच्चों के साथ देख रहे हैं। इसलिए चूंकि आपको हर जगह इनपुट डालना है, बिहार पीसीएस और यूपी पीसीएस के मेंस के इकोनॉमिक्स के और सोशल स्ट्रक्चर के सारे क्वेश्चन मैंने बना लिए हैं और उन सब को भी कनेक्ट करता चलूंगा। तो ये मत समझिएगा केवल यूपीएससी क्वेश्चन कनेक्ट करूंगा, स्टेट पीसीएस के भी क्वेश्चन यहां कनेक्ट करूंगा। लेकिन आज कनेक्ट नहीं करना है। आज होता ना जैसे भगवत गीता का एसेंस क्या है? निष्काम कर्मी होगा। ठीक है, क्या है भगवत गीता का? निष्काम कर्मी होगा। किसी ने पढ़ा हो ना पढ़ा हो, कोई पूछो भैया भगवत गीता में क्या, वो कह देगा कि निष्काम कर्मी होगा। ठीक है, तो आज हम भी इकोनॉमिक सर्वे के एसेंस पर बात करने जा रहे हैं। एसेंस यानी सार। इसका सार क्या है? चलिए इसका सार आपको कविता के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूं और टाइटल है आर्थिक तरक्की की नई रवानी। यानी टाइटल इस कविता का आर्थिक तरक्की की नई रवानी, इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 की जुबानी, सीखे सुनील अभिव्यक्ति की कविता द्वारा सर्वे की कहानी। यानी टाइटल भी मैंने कविता के भाव में ही रखा है। और ये मत समझिएगा कि कोई कविता है, इस कविता को बनाने में आज मुझे बहुत टाइम लगे, क्योंकि ये बहुत टाइम लगा। उसके पीछे रीजन था पूरे इकोनॉमिक सर्वे को समेटना उस कविता में, वो भी एकदम रिदमिक, सारे गामा पा धा नी सा। ठीक है, तो चलिए इन डेप्थ एनालिसिस। अब आप देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है जो आपके सामने मैं रखा हूं। क्या क्या है एक बार यहां दिखा देता हूं। इन डेप्थ एनालिसिस आप चीफ इकोनॉमिक जो एडवाइजर हैं, जो इन्होंने कहा है, उन्हीं की बातों को समझिए। मैं यूपीएससी के लिए ट्रांसलेट करने जा रहा हूं। किसके लिए? यूपीएससी के लिए। अगर ट्रांसलेट कर पाया यूपीएससी के लिए, चूंकि इन्होंने यूपीएससी के लिए तो कहा नहीं, तब फिर आपको यह समझना है कि यार सुनील सर ने जो कहा था कि ऐसा उन्होंने भी पहले नहीं कराया है और किसी ने भी नहीं कराया। यानी आज हमारी इकोनॉमिक सर्वे की क्लास एक इनोवेशन से स्टार्ट हो रही है और 2016 में यूपीएससी ने ही कहा था कि नवाचार आर्थिक समृद्धि एवं सामाजिक कल्याण का अपरिहार्य निर्धारक है। तो हम लोग नवाचार करने जा रहे हैं, आपका भी कल्याण होगा ऐसा मैं मान सकता हूं। ठीक है, तो ये जो कहेंगे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर साहब, उस विषय पर हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है, इन सब विषयों पर अभी हम नहीं जाएंगे, क्या प्रतीक है क्या चिन्ह है, हम आएंगे अभी सीधा मुद्दे पर, चूंकि हम पढ़ रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
अब आता है इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 का शेड्यूल क्या है, एक बार ये शेड्यूल आप सबको डिस्कस कर दूं, जिससे कि आपको मजा रहे कि भाई कब क्या पढ़ना है, यानी कोई कंफ्यूजन ना हो। तो चैप्टर्स जो भी हैं, सेशन और टाइमिंग आपके सामने है, आप एक बार देख सकते हैं। तो बच्चों, यानी सुबह 11 बजे मंडे से स्टार्ट होने जा रहा है। हालांकि मैं 2 चैप्टर बना चुका हूं, लेकिन फिर भी आराम से चलेंगे। जो आज पढ़ाऊंगा इसको आप सुनेंगे, 2-3 बार समझेंगे, चूंकि बहुत गहरा लेके जा रहा हूं। अभी आपको लग रहा है कि पानी, जो समुद्र का पानी है, अभी शांत है, अभी घुसने जा रहा हूं। और जो घुसने जा रहा हूं बेटा, दिमाग तोड़ के रख दूंगा। आज मैं आलोचना के मूड में हूं, याद रखिएगा, इकोनॉमिक सर्वे की आलोचना के मूड में हूं। सर्वे की आलोचना नहीं, यानी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो क्यों रिदमिक नहीं होती है। और आज जिनका भी आईआर ऑप्शनल है, उनको बहुत, पीएसआईआर, उनको सीखने को मिलेगा कि यार जियो पॉलिटिकल क्राइसिस या जियो पॉलिटिकल कंडीशन किस प्रकार से आर्थिक नीतियों को गंभीरता के साथ प्रभावित कर रही। जो आपने पहले पढ़ा वो तो पढ़ा, लेकिन यहां पर एक नया एंगल आपको दे रहा हूं। हमारी इकोनॉमिक सोशल, जो इकोनॉमी और सोशियो पॉलिसी है, उसको जियो पॉलिटिकल कंडीशन बदल रहा है। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को जियोपॉलिटिकल, जो इस समय सिनेरियो, वो बदल रहा है। ग्लोबल सप्लाई चेन बदल रहा है। कैसे, अभी बात करते हैं। तो बहुत घुसूंगा अंदर, अभी ऐसे हल्का हल्का आपको लग रहा होगा कि क्या ही बोल रहा, बहुत अंदर ले जाने वाला हूं। इसलिए, और क्यों लेके जाने वाला हूं, इसलिए नहीं कि आपको और मुझे ज्ञान के सागर में गोते लगाना, बिल्कुल जीरो। हमें लगाना है यूपीएससी के प्रश्नों के सागर में गोते, कि भाई अंदर जाने की जरूरत क्यों है। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, अगर यह प्रश्न पूछता है क्या यह नीति गतिहीनता थी या क्रियान्वयन गतिहीनता, यानी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में पैरालिसिस था या पॉलिसी मेकिंग में ही पैरालिसिस था, जिसने हमारी समृद्धि यानी ग्रोथ को धीमा कर दिया, स्लो डाउन कर दिया, मंथर कर दिया। तो अब पॉलिसी मेकिंग में पैरालाइज, एक पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने में पैरालाइज। इस विषय पर अगर 1000 से 1200 वर्ड में आपको लिखना है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कंटेंट कहां से लेके आएंगे आप? चिंतन कीजिएगा आप इस विषय पर, कहां से आएगा वो कंटेंट। इसलिए घुसूंगा लेकर के कि हर एक पॉलिसी का प्रोज एंड कॉन्स, और क्या उसमें निरंतरता रही है, इन सब विषयों पर चर्चा होगी। तब जाके आप इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। अरे भाई, 2016 में आपसे पूछा कि वर्तमान में भारत के समक्ष संकट यानी क्राइसिस, इंडिया के सामने क्या लिखा था, इकोनॉमी या आर्थिक या नैतिक, एथिकल। तो भाई भारत के सामने अगर आप आर्थिक संकट, क्योंकि दोनों पे लिखना होगा, अगर आप इकोनॉमिक क्राइसिस की बात कर रहे हैं, तो आपको सभी पॉलिसीज और जो गवर्नमेंट का विजन है वो जानना होगा। तो गवर्नमेंट का विजन कहां से पता लगेगा? सर्वे से, और उसके साथ साथ आज के बजट से, कि वह किस प्रकार से वर्तमान इकोनॉमिक ग्रोथ को देख रही है, किस प्रकार से उसको समझ रही, किस प्रकार से उसको आगे बढ़ा रही है। सिंपल सी बात। तो 3 फरवरी यानी मंडे से सुबह 11 बजे आपकी क्लास, हम पहला स्टेट ऑफ द इकोनॉमी करेंगे। और यहां पर मैं पैटर्न भी बता देता हूं, पैटर्न बहुत प्यारा है। इस बार का मैंने फिर से कहा आपको कि इकोनॉमिक सर्वे की मेरी क्लास, और आई एम वेरी थैंकफुल टू टेक्नोलॉजी। देखिए, मैं एकदम ऑनेस्टी से चलता हूं बेटे। आपको दुनिया में कोई कितना भी कहे कि हमारी संस्था में 10 करोड़ का हमने एआई पर खर्चा किया, भाई वो लोग बड़ी बड़ी कोचिंग खर्च कर सकते हैं, लेकिन मैंने एआई पर अपना दिमाग और लाखों मैंने भी खर्च किया है, दिमाग ही खर्च कर दिया है, जो बहुत ज्यादा है। आपको इतना बढ़िया कराने जा रहा हूं। ये सारे चैप्टर्स कैसे, सबसे पहला, यानी जैसे मान लीजिए हम चैप्टर 1 करने जा रहे हैं, तो पहला चीज क्या होगा? टर्मिनोलॉजी। हर एक चैप्टर में बना चुका हूं, यानी स्टेप 1 सभी टर्मिनोलॉजी एक चार्ट में, चार्ट का मतलब सीरियल नंबर, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी, फिर उस टर्मिनोलॉजी की डेफिनेशन जो इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर नंबर 1 में है। अब आपको मैंने पकड़ा दिया, ये हो गया प्रीलिम्स। सारी टर्मिनोलॉजी, एक सिंगल भी छोड़ा नहीं हूं। अब दूसरा, यानी ये हो गया स्टेप 1, फिर स्टेप 2
आपको पता ट्रेंड, यानी टर्मिनोलॉजी के बाद आप ट्रेंड पे आ गए कि क्या क्या चीज दिखाई गई है। फिर इस ट्रेंड का तीसरा पार्ट होगा मेरे प्यारे कॉन्सेप्चुलाइजेशन, यानी इस ट्रेंड का कॉन्सेप्ट के साथ संबंध, यानी इकोनॉमी के पूरे स्ट्रक्चर के साथ उसका संबंध। और चौथा पॉइंट ऑफ रिवीजन, यानी ये कि आपको लास्ट में पॉइंट ऑफ रिवीजन भी दिया जा रहा है। तो हमने प्रीलिम्स को घेर लिया है, हर एक चैप्टर सेम ऐसे ही हो गया, यानी आपके पास सबसे पहले क्या जाएगा, टर्मिनोलॉजी। हर टर्मिनोलॉजी का एक्सप्लेनेशन और उसका डिटेल क्लास में इकोनॉमिक्स की हो ही चुका है। तो इससे क्या होगा, एक बड़ा गेम यहां बन रहा है कि इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, यानी केवल रिवाइज करने की जरूरत, क्योंकि समय अब रह नहीं गया। ठीक है कि सुनील अभिव्यक्ति अब इकोनॉमिक्स पढ़ाने जा रहे हैं तो अब एकदम से अब हमको 3 महीना इकोनॉमिक्स ही पढ़ना नहीं। आपको पता है कि इकोनॉमिक्स में ठीक ठीक पढ़ा लेता हूं सरल ढंग से, तो इकोनॉमिक्स का टाइम बचे तो वो टाइम हम किसी और सब्जेक्ट में लगाएं। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में आप देख सकते हैं कितने दिन में खत्म करने जा रहा हूं, वो भी बेसिक के साथ, बेसिक के साथ हर एक डाउट को क्लियर करता हुआ, जो भी आप पूछेंगे व्हाटएवर। तो कहां मैंने प्लान किया था कि 2 महीना कम से कम चलाऊंगा, कहां प्लान जरा देखिएगा, और एक चीज कटेगा नहीं। मैंने इसीलिए बोला आई एम वेरी थैंकफुल टू टेक्नोलॉजी, चूंकि मुझे यूज करना आता है, मुझे कंटेंट बनाना आता है, इस वजह से चीजें इतनी सिंपल हो चुकी हैं कि मैं क्या बताऊं आपको। किस लिए? कंटेंट के लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, आपके लिए, कि आपको जिस फॉर्मेट में मुझे प्रेजेंट कराना है मैं आसानी से करा ले जा रहा हूं। तो ये चीजें हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं इस टाइम पर मेंटोरशिप आप देखिएगा। मैं आपको अच्छे से याद होगा, मैं जो बात पीछे कहता हूं वो, क्योंकि मैं प्रोएक्टिव हूं, वो 5 साल के बाद इंप्लीमेंट होती है। आप देखिएगा आने वाले 2 से 3 साल में मेंटोरशिप के अलावा कुछ चलेगा ही नहीं। बच्चे आएंगे, ऐसा नहीं कोचिंग बंद हो जाएंगे, वो आएंगे, लेकिन उन बच्चों को तो खैर पता ही नहीं वो कहां आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, उनको तो आइडिया नहीं। पढ़ने के 2 साल 3 साल बाद पता लगता है कि यार हमने क्या ही पढ़ा। ये हमेशा होगा, क्योंकि अब इतना इजी हो चुका है, एक अकेले व्यक्ति का पूरे सिलेबस आपके साथ आपको जोड़ना, 1-2 अपने सहयोगियों के साथ, कि आपको इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। ईज ऑफ स्टडिंग हो चुका है। हम यहां भी पढ़ने जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी आज वाले लेक्चर में क्या कहा है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर साहब ने, उन्होंने कहा नौकरियां खाएगा, जैसे लिखा हुआ नौकरियां खाएगा। ऐसे में भारत सरकार ने इंडिया के जो ग्रोथ का विजन दिया उसमें आप देखोगे वो दोनों वर्ड अभी तक लिखे नहीं थे, हेडिंग में लिखा हुआ है। कौन सा? जो आपको पढ़ाता हूं, जिस पर 2019 में यूपीएससी ने प्रश्न पूछा है, रीस्किल एंड अपस्किल। ये बच्चे हेडिंग में है, जो 2019 में क्वेश्चन आया था ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेरोजगारी बढ़ाएगा या रीस्किल और अपस्किल के द्वारा रोजगार लाएगा। रीस्किल अपस्किल ये दोनों वर्ड हेडिंग के रूप में नागेश्वरन साहब पीपीटी में खुद बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। तो ये क्यों? वाई रीस्किल अपस्किल? बिकॉज कि टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन जो स्किल्ड नहीं है वो टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर पाएगा, टेक्नोलॉजी गलत बताती है। ये भी आपको ध्यान से समझना होगा। ठीक है, टेक्नोलॉजी क्या बताती है? गलत बताती है। तो वो भी आपको ध्यान में रखना है, चीजों को कैसे। तो इसलिए मैंने कहा कि बहुत इजी है आपका अब रिजल्ट कराना। अब अगर आप 25 में प्रीलिम ठोक रहे हैं तो रिजल्ट में आसानी से करा ले जाऊंगा, अब गारंटी डबल होती है। ठीक है, तीसरा, हाँ, तो हो गया पहला चैप्टर। दूसरा आता है यानी मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट। हो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मॉनेटरी। ठीक है, 4 फरवरी सुबह 11 बजे एक ही लेक्चर में खत्म, बाकी मैंने पढ़ाया हुआ है। आपको यहां भी देखना है, जो बच्चे यूट्यूब वाले यूट्यूब पे देख लेंगे। यानी आपको एक रास्ता मिल गया कि यार अब हम रिवीजन करने जा रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ने नहीं जा रहे हैं। दूसरा चैप्टर दूसरे दिन खत्म, कोई डाउट नहीं रहेगा, उसमें भी सेम टर्मिनोलॉजी एंड सो ऑन। तीसरा एक्सटर्नल सेक्टर, वो हो मेजर पोर्शन। ठीक है ना, ये 5 फरवरी सुबह 11 बजे सेम इसी पैटर्न पर। फिर प्राइस एंड इन्फ्लेशन हो 6 फरवरी 11 बजे। मीडियम टर्म आउटलुक, डी रेगुलेशन ड्राइव्स ग्रोथ 7 फरवरी 11 बजे। ये बड़ा अच्छा चैप्टर है। और डीरेगुलेशन, इसका मतलब क्या हुआ? सभी अच्छे हैं, लेकिन ये वाला आपको थोड़ा सा लगेगा। बच्चे देख,
नियम और कानूनों की जटिलता, इसको अपने ऊपर भी लागू कीजिएगा। यानी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर साहब इस बात पर लगातार फोकस कर रहे थे, आप देखोगे बहुत देर तक इस पर उन्होंने बोला है कि नियम कानून हमारे यहां सख्त है। यानी अगर कोई फैक्ट्री खोलनी है तो फैक्ट्री खोलने में असुविधा है, ईज ऑफ डूइंग नहीं है, वही है ईज ऑफ डूइंग करना, कानूनों को सरल करना। कौन से कानून? केवल सेंटर के लॉज नहीं, आपको अच्छे से पता है लैंड और अन्य विषयों पर स्टेट का भी तो लॉ वर्क करता है। और इतना ही नहीं, जो लोकल बॉडीज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उनका भी तो रोल होता है। तो अगर केंद्र एवं राज्य में सरकारें अलग रही तो इसलिए इस बार इकोनॉमिक सर्वे में एक अच्छा विजन मुझे लगा, सरकार ने सेंटर प्लस स्टेट शब्द का यूज किया, लेकिन उसमें भी चतुराई है। जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने आपको पढ़ाया कि कई रोज से हमारा हिंदू में चल रहा है एनालिसिस की कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार सोशल सेक्टर में समय के साथ कम हुआ है। तो ये तो बात तो बिल्कुल सही है। तो सरकार बजट में तो ये कह नहीं सकती कि हमने कम किया है, तो उन्होंने कह दिया सेंटर और स्टेट ने मिल करके, ये हेडिंग है बेटा, सेंटर और स्टेट ने मिल करके सोशल सेक्टर पर अच्छा पैसा खर्चा किया है। यहां तो उन्होंने स्टेट को साथ में लिया, लेकिन कई विषयों में स्टेट को साथ नहीं लिया। तो ऑब्वियस इकोनॉमिक सर्वे कौन सी सरकार है जो अपने बारे में कुछ कमजोर लिखेगी? ठीक है, तो बड़े अच्छे अच्छे चैप्टर्स हैं 7 फरवरी, लेकिन ये प्रीलिम्स के लिए नहीं है, ये मैं पहले बता रहा हूं, ये मेंस के लिए है। ठीक है, हाँ कोई आ गई बात तो मैं बता दूंगा, तो ये मेंस के लिए, बाकी ये चारों चैप्टर प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद ऑब्वियस वीकेंड पे आपको रिवाइज करने का समय मिलेगा, यानी सैटरडे और संडे आपकी क्लास नहीं होगी। मंडे को फिर यानी आपका सेशन स्टार्ट होगा, सेशन नंबर 6, इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, 10 फरवरी सुबह 11 बजे। फिर इंडस्ट्री ऑल अबाउट बिजनेस रिफॉर्म्स 11 फरवरी। यानी अब जो बच्चे कह रहे थे कि सर वो अभी 3 चैप्टर रह गए एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सर्विसेज, तो मैंने कहा था भाई जब इकोनॉमिक सर्वे और बजट आ जाएगा देन उसके साथ करा दूंगा, तो अब यहां पर कराने जा रहा हूं। इंडस्ट्री के बारे में सारी चर्चा करेंगे, उद्योग के बारे में, बेसिक भी, यानी इसको मैं लिख देता हूं, इसमें हम बेसिक भी जाएंगे क्योंकि ये मैंने कराया नहीं थी, ये डिटेल में कराना है मुझे। ठीक है, सर्विसेज बताने की जरूरत नहीं है। 12 फरवरी 2025 यानी इकोनॉमी के तीनों सेक्टर पर, और फिर उसके बाद एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट जो फ्यूचर का सेक्टर कहा गया है, 13 फरवरी 2025। और यानी वैलेंटाइन डे के दिन आप लोगों के क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट कराऊंगा, आप देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 10 मेरे प्यारे बच्चों। फिर आता है चैप्टर नंबर 11 सोशल सेक्टर। ठीक है, और ये होगा 17 फरवरी 2025 को। एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट होगा 18 फरवरी 2025 को। लेबर इन द एआई एरा, जरा आइए जरा देखिए यूपीएससी कितना एडवांस है। इसका मतलब जो यूपीएससी का मजा हुआ टीचर है वो इस दुनिया में सबसे स्किल्ड है। पता नहीं आप इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, मैं नहीं स्किल्ड हूं। यूपीएससी को मैं इसीलिए इतना मोहब्बत करता हूं, ट्रस्ट करिए, फेल होने के बाद भी इंटरव्यू देके, क्योंकि यार ये अद्भुत है। इसके जो पेपर सेट करते हैं इन लोगों को तो अच्छी जगहों पर स्थान मिलना चाहिए। लेबर इन द एआई एरा, आज 2024-25 लग गया सरकार को यह बात समझने में, और 2019 में ही यूपीएससी ने एक प्रश्न डाक दिया था, एआई एरा में जो लेबर है उसका रोजगार रहेगा या जाएगा, रहेगा तो उसमें रीस्किल अप स्किल की क्या भूमिका है। आप जरा चिंतन कीजिए, अमेजिंग, उनके प्रश्न इतने बेहतर होते हैं कि उन प्रश्नों पर तो अलग से चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपके सामने आ गया, देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के पूरा सेशन आपका 19 फरवरी को ही निपट जाएगा। ठीक है बेटा, और वही चीज अब हिंदी में भी लिखा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13, 19 फरवरी को आप निपट जाएंगे। ये फाइनल है। 1-2 दिन मान लीजिए कोई चैप्टर लेंदी हो गया, आपने कहा कि, पहली बात तो लेंदी होने नहीं दूंगा, पीछे कुछ लेंदी हुए थे, उसके पीछे रीजन है मैं बता सकता हूं, फिर कंटेंट बनाने वाली टीम अपने ढंग से क्या क्या उठा लेती थी, तो पीछे थोड़े लंदी थे, लेकिन यहां लंदी नहीं, क्योंकि मैंने अब खुद ही बनाया है, तो इसलिए लंदी होने का चांस नहीं, क्योंकि मैं पहले पढ़ लिया, उसके बाद 2 चैप्टर फटाफट, और मुझे पढ़ने में समय लगता नहीं, फिर उसके बाद मैंने जो जो मुझे चाहिए था वो मैंने एआई से ले लिया, तो चीजें मेरे लिए इजी हो गई।
और आपके लिए भी प्रेजेंटेबल बहुत अच्छा हो गया है, यानी कि जो भी कंटेंट बना है प्रेजेंट उसको मैंने बहुत अच्छे से किया है, तो वो आपको एकदम इजी, यानी आप उसको देखेंगे मोहब्बत से आपको याद होता चला जाएगा। तो ये सारी चीजें हो गई मेरे प्यारे बच्चों। अब आते हैं यानी कविता, और यहां से शुरुआत। अच्छा, एक बार पहले बताएं, एकदम पैटर्न ठीक है? सब बच्चे बताएं, यानी जो क्लास का पैटर्न है सभी बच्चे बताएं एकदम से ठीक है? ओके बच्चे, राहुल कह रहा है कि सर एक पेड़ मां के नाम। भाई मां के ही नाम क्यों? एक पेड़ पिता के नाम, एक पेड़ मां के नाम, एक पेड़ बच्चों के नाम, एक पेड़ अपने नाम, ठीक है ना? वो अच्छी बात है, वो बहुत अच्छा इनिशिएट, उसका सपोर्ट सबको करना चाहिए, लेकिन एक पेड़ सबके नाम होना चाहिए भाई, ठीक है ना? क्योंकि अब एक पेड़ एक के नाम से मजा नहीं है, ठीक है? तो सबके नाम लगवाइए। और मैं इन सब इनिशिएटिव्स में ऑब्वियसली मैं वो इंस्टा वाला हूं नहीं तो ये सब मैं बहुत ये सब करता हूं बच्चे, बहुत, ठीक है? चलिए, हाँ हाँ, अनामिका शुक्ला कह रही सर इसमें बेसिक इकोनॉमिक्स भी तो होगा। बेटा बगैर बेसिक इकोनॉमिक्स समझाए आप समझ ही नहीं पाओगे। अगर आपको जीडीपी नहीं पता, अगर आपको जीबीए नहीं पता, तो स्वाभाविक रूप से, अगर आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं पता, अगर आपको मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंडिकेटर्स नहीं पता है, तो आपको सर्वे बाउंस जाएगा, ठीक है? तो वो ऑब्वियस है, बीएस हालांकि होना तो कतई नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब बेसिक क्लास में हो चुका है, लेकिन स्वाभाविक है मैं भाई पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास 95% बच्चे सरकारी स्कूल वाले, तो उनको दिक्कत होती है। हालांकि जो बच्चे मेरे यहाँ पढ़ चुके हैं उनको तो कोई असुविधा इन सब में होगी नहीं। जो बच्चे फर्स्ट टाइम मुझे फॉलो करेंगे ऑब्वियस उनको ये लग रहा होगा। तो पैटर्न आप सबको पसंद आ गया। चलिए अब कविता, और इस कविता के द्वारा हम आर्थिक तरक्की की नई रवानी, इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 की जुबानी, यानी मेरी जुबानी नहीं, जरा ध्यान से समझिएगा, आर्थिक तरक्की की नई रवानी मेरी नहीं, दो इकोनॉमिक सर्वे 24-25 की जुबानी, सीखें सुनील अभिव्यक्ति की कविता द्वारा सर्वे की कहानी, सीखें मेरी कविता द्वारा सर्वे की कहानी। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम सब पढ़ते हैं, आप इस कविता का आनंद उठाइए, और जरा एक एक विषय पर, ये मैंने यहां लिखवा इसलिए लिख दिया जिससे कि मैं अंडरलाइन भी कर पाऊं, लेकिन एक बार मैं कविता पढ़ूंगा, उसके बाद फिर मैं जो है इसको यहां पर एनालिसिस करूंगा, क्योंकि कविता का जो कवितापन है वो एनालिसिस में टूट जाता है ठीक है? तो वो कविता का कवितापन रहे, ठीक है? चले बेटा, ठीक है। एक्साइटेड है आप लोग? हाँ शिवम, बिल्कुल, फार्मूला बेस्ड इकोनॉमिक्स, भारत की आर्थिक उड़ान, नए सपनों की नई पहचान। अब जरा देखिएगा चैप्टर नंबर 1 जो इकोनॉमिक सर्वेयर साहब ने, अभी मैं याद रखिएगा इकोनॉमिक सर्वे की बुक पे नहीं जा रहा हूं, मैं किस पे जा रहा हूं? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर साहब ने जो जो बात की, चूंकि अगर जो जो उन्होंने कहा वो हमारे दिमाग में आ गया तो फिर हम मेंस तो उड़ा ले जाएंगे, ठीक है? क्योंकि फिर हमें मेंस में कैसा भी प्रश्न आएगा इनपुट डालने में वहां से मदद मिल जाएगी, सबसे बड़ी बात है। साथ ही फोकस एरिया भी पता लग जाएगा, यानी जहां वो कहेंगे कि ये इंडिया की जीडीपी ग्रोथ के इंजन बनने वाले हैं, जैसे उन्होंने एग्रीकल्चर के लिए कहा, जैसे उन्होंने एमएसएमई के लिए कहा, तो स्वाभाविक है इसका मतलब है कि अब एग्रीकल्चर पर आपको और अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, एमएसएमई पर और अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। दुनिया का आर्थिक, ये पूरी कविता उनके 1 घंटे 30 मिनट का जो पूरा उनका आर्थिक सर्वे का प्रस्तुतिकरण था उसी पर है। दुनिया का आर्थिक खेल बदल रहा, दुनिया का, मैं यहां हो जाता हूं, दुनिया का आर्थिक खेल बदल रहा, हर देश अपनी सीमाएं कस रहा। बड़ी गहरी बातें हैं। दुनिया का आर्थिक खेल बदल रहा है, यानी अब हम हाइपर ग्लोबलाइजेशन से डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं।
हर देश अपनी सीमाओं पर टैरिफ नॉन टैरिफ के उपाय अपना रहा है। ये थोड़ा मैं बता दूं जिससे कविता का रस आपको मिलने लगे। अपनी सीमाएं कस रहा है मतलब अपनी सीमाओं को कस रहा है। टैरिफ नॉन टैरिफ, आत्मनिर्भर भारत, अमेरिका फर्स्ट, ये सारी चीजें। दुनिया का आर्थिक खेल बदल रहा है, जियो पॉलिटिकल सिस्टम भी। दुनिया का आर्थिक खेल बदल रहा, हर देश अपनी सीमाएं कस रहा। वैश्वीकरण की लहर अब मंद है, लेकिन भारत में नई उमंग है। वैश्वीकरण की लहर अब मंद है, लेकिन भारत में नई उमंग है। हाइपर वैश्वीकरण से आगे बढ़ना, घरेलू सुधारों में नई राह चढ़ना, घरेलू सुधारों में नई राह चढ़ना। यानी हमने कहा कि भाई हम डोमेस्टिक रिफॉर्म के द्वारा अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाएंगे, भले ग्लोबलाइजेशन के सामने संकट है या जियोपॉलिटिकल क्राइसिस है। तो फिर से यानी दुनिया का आर्थिक खेल बदल रहा, हर देश अपनी सीमाएं कस रहा। वैश्वीकरण की लहर अब मंद है, लेकिन भारत में नई उमंग है। हाइपर वैश्वीकरण से आगे बढ़ना, घरेलू सुधारों में नई राह चढ़ना। IQ-IP विशेषज्ञ और नवाचारी सुनील अभिव्यक्ति IAS के स्टूडेंट्स की प्रेरणा शक्ति। ये भी मैंने डाल दिया थोड़ा सा, हमने कहा कि आप सबको मोटिवेशन भी मिलता है क्योंकि जो भी कविता अच्छी होती है उसमें जो कवि होता है अपने आप को डाल ही देता है। तो ये हो गई यानी पहली चीज जो उन्होंने डिस्कस की थी। अब दूसरी चीज, मुक्त व्यापार की धारा में बदलाव। यानी अब व्यापार की स्थिति क्या है, ट्रेड की स्थिति क्या है, अंतरराष्ट्रीय इकोनॉमिक्स पर ही हम बात कर रहे हैं। मुक्त व्यापार की धारा में बदलाव, भारत को मिला आत्मनिर्भरता का चुनाव। चीन पर कम हो निर्भरता भारी, भारत बनेगा सप्लाई चेन का अधिकारी। यानी चीन पर कम हो निर्भरता भारी, ये इस बार की इकोनॉमिक सर्वे की मुख्य अप्रोच है कि चीन पर हमें अपनी निर्भरता कम करनी पड़ेगी। कैसे, वो भी आपके सामने रख देता हूं। अरे भाई, कहा गया कि ग्लोबल सप्लाई चेन, जैसे हम अगर एनर्जी ट्रांजिशन करना चाहते हैं, ऊर्जा संक्रमण करना चाहते हैं, तो उसके समस्त सप्लाई चेन या इंग्रेडिएंट्स की हम बात करें, आप पूरी तरीके से चाइना पर निर्भर है। जरा ध्यान से देखिएगा। और इकोनॉमिक सर्वे में एक अप्रोच इस बार दी गई है, उस पर भी विचार कीजिए कि भैया हम एनर्जी ट्रांजिशन अगर करना चाहते हैं या हम कार्बन न्यूट्रल होना चाहते हैं, तो हमें सार्वजनिक क्षेत्र की परिवहन प्रणाली पर ज्यादा फोकस करना होगा। मैं नहीं कह रहा हूं इकोनॉमिक सर्वे आप करें, क्यों? क्योंकि एनर्जी ट्रांजिशन के सारे इंग्रेडिएंट्स, इक्विपमेंट पर चीन का नियंत्रण, और बहुत सारे पिक्चर्स के द्वारा वो ये बात कह रहे हैं, यानी डायग्राम्स लगे हुए थे। अब आप चिंतन कीजिए, ऐसा वो कह रहे हैं। तो वही है, मुक्त व्यापार की धारा में बदलाव, भारत को मिला आत्मनिर्भरता का चुनाव। यानी हमने अपनी पॉलिसी में ऑब्वियसली आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात की। तो मुक्त व्यापार की धारा में बदलाव, भारत को मिला आत्मनिर्भरता का चुनाव। चीन पर कम हो निर्भरता भारी, शब्दों का चयन देखिएगा, निर्भर है हम बहुत ज्यादा, भी निर्भरता भारी। चीन पर कम हो निर्भरता भारी, भारत बनेगा सप्लाई चेन का अधिकारी। यानी हम डेवलप करेंगे अपना सप्लाई चेन। ऊर्जा, सोलर और इलेक्ट्रिक व्हीकल में धमाल, नई तकनीक से होगा कमाल, नई तकनीक से होगा कमाल। ठीक है, यानी जियोपॉलिटिकल क्राइसिस है, उसका उन्होंने जिक्र किया। चाइना का ग्लोबल सप्लाई चेन पर नियंत्रण है, ऐसा 2 PPT के द्वारा बताया गया। और फिर कहा गया भैया इसका मतलब है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चैलेंज है, लेकिन हमें अपनी राह खुद बनानी है और उसके लिए डोमेस्टिक रिफॉर्म पर काम करना है। बहुत बड़ा सेगमेंट रहा है, डोमेस्टिक रिफॉर्म पर उन्होंने बात की है। और क्या क्या, वही रेगुलेशन, एजुकेशन, स्किल, इन्हीं सब की बात की है। अब आते हैं, घरेलू सुधारों का बढ़ेगा प्रभाव, सरल नियमों से बदलेगा व्यापार का स्वभाव। समझिए, यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करेंगे, नियम कानून सरल बनाएंगे, चाहे वो जमीन को अधिग्रहित करने का मामला हो या कोई अन्य। घरेलू सुधारों का बढ़ेगा प्रभाव, यानी उन्होंने कहा हमें डोमेस्टिक रिफॉर्म करने पड़े। घरेलू सुधारों का बढ़ेगा प्रभाव, सरल नियमों से बदलेगा व्यापार का स्वभाव। डीरेगुलेशन से व्यापार को मिले उड़ान। डीरेगुलेशन यानी नियम कानून जो व्यापार की राह में बाधा है उसको
खत्म करना। डीरेगुलेशन से व्यापार को मिले उड़ान, निवेश बढ़े उद्योगों में आए जान। डीरेगुलेशन से व्यापार को मिले उड़ान, निवेश बढ़े उद्योगों में आए जान। यानी अगर हम डीरेगुलेशन करेंगे तो यानी नियम कानून इजी करेंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करेंगे तो एफडीआई आएगा, एफडीआई आएगा तो उद्योगों में जान आ जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा। फिर कहते हैं एमएसएमई को अब ना होगी देरी, इसी ईज ऑफ डूइंग के द्वारा एमएसएमई को अब ना होगी देरी, सरकार ने सुनी उनकी पुकार की फेरी। सरकार ने सुनी उनकी पुकार की फेरी, फेरी यानी बार बार फिर जो वो कह रहे थे कि भाई हमारे लिए कुछ करो। पॉइंट इज क्लियर। तो घरेलू सुधारों का बढ़ेगा प्रभाव, सरल नियमों से बदलेगा व्यापार का स्वभाव, डीरेगुलेशन से व्यापार को मिले उड़ान, निवेश बढ़े उद्योगों में आए जान, एमएसएमई को अब ना होगी देरी, सरकार ने सुनी उनकी पुकार की फेरी। हो गया। अब आते हैं जो फ्यूचर इंडियन जीडीपी के जो फ्यूचर्स हैं, एक एमएसएमई हो गया। अब आते हैं कृषि पर। उन्होंने कहा कृषि फ्यूचर है, कृषि प्लस अलाइड, यानी एग्रीकल्चर ही नहीं, केवल खाद्यान्न उत्पादन नहीं, कृषि और सहायक गतिविधि। अब क्या कहते हैं भाई, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर वगैरह करना। कृषि में भी नई सोच का आगमन, शब्दों का चयन, आगमन। कृषि में भी नई सोच का आगमन, नवाचार आर्थिक समृद्धि एवं सामाजिक कल्याण का परिहार निर्धारक है। कृषि में भी नई सोच का आगमन, बूंद बूंद सिंचाई कम हो जल का दहन, बूंद बूंद सिंचाई कम हो जल का दहन, भूमि समेकन 2025 पेपर आउट, भूल चूक हो गई, 2026 में 100% आउट। ये मैं नहीं कह रहा हूं, समेकन पढ़ाया था अभी, भूमि समेकन पढ़ाया था। यानी भारत की जो एग्रीकल्चर की सबसे बड़ी समस्या है ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग, यानी जो 70% मार्जिनल फार्मर, उनकी जोतें खंडित हैं, विखंडित हैं, एक छोटा टुकड़ा यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां। तो प्रेम चोपड़ा का डायलॉग, नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या। तो ऐसी परिस्थिति में मेरे प्यारे बच्चों, मैं नहीं कह रहा हूं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर साहब ने कहा कि हमें एग्रीकल्चर में अगर किसानों की इनकम बढ़ाना है तो भूमि समेकन पर काम करना पड़ेगा, यानी टुकड़ों में फैली भूमि को इकट्ठा करना, सामूहिक खेती। और अभी मैंने हिंदू में एडिटोरियल जबरदस्त रूप से आपको डिस्कस किया कि नहीं, एक बार सब बच्चे कमेंट करो भाई। तो कृषि में भी नई सोच का आगमन, बूंद बूंद सिंचाई कम हो जल का दहन, भूमि समेकन से खेती में नवीनीकरण, यह हो गया। अब उत्पादन हो गया, तो बाजार तक पहुंच, बढ़े उत्पादन, पंजाब हरियाणा से सीखें सब, फसल चक्र में हो नवाचार। अब यानी क्रॉपिंग पैटर्न को भी बदलिए, ऐसा वो कह रहे हैं कि हम बदलेंगे। आईक्यूआईपी विशेषज्ञ और नवाचारी सुनील अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति आईएएस के स्टूडेंट्स की प्रेरणा शक्ति। ये मुझे बड़ा हंसी आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। मुद्रास्फीति पर कसते नियंत्रण। अब आते हैं, ऑब्वियस है, इन्फ्लेशन की बात हुई। वाई? क्योंकि अभी हमने कुछ दिन पहले, आपको कल भी डिस्कस किया, 2-3 दिन पहले भी, कि भाई देखो, सरकार यानी हमारी गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी कर रही है, बट जो प्राइवेट सेक्टर, ऐसा माना जाता है इकोनॉमिक्स में कि गवर्नमेंट कैपेक्स का एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, एक गुणक प्रभाव होता है। कैसे गुणक प्रभाव? मतलब इकोनॉमी पर, कि भाई अगर सरकार पैसा खर्च करती है तो इसका मतलब इकोनॉमी में जब इंफ्रा पर इन्वेस्टमेंट करती है तो प्राइवेट सेक्टर भी प्रोत्साहित होता है, उसे लगता है कि इकोनॉमी अच्छी, तभी सरकार पैसा खर्च कर रही, या अगर कुछ दबाव भी है तो भी सरकार कर रही, इसका मतलब संभावना है, तो सरकार से वो प्रेरणा लेते हैं, उनके अंदर एनिमल स्पिरिट आती है और वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। और जैसे ही गवर्नमेंट और प्राइवेट मिल करके चलते हैं तो जीडीपी ग्रोथ के 4 इंजन में से 2 इंजन जो सबसे ताकतवर है, एक तो कंज्यूमर यानी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो हम लोग करते हैं, यानी 100 रुपए की जीडीपी में 56 रुपए हमारे खरीदने से ही बनती है, जो हम वस्तुएं एवं सेवाएं खरीदते हैं, हम मतलब हमारा हाउस होल्ड सेक्टर, और 33 रुपया बनती है इसी प्राइवेट और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से। आप सोचिए, इतना बड़ा हिस्सा केवल 2 का है, 89%। 11% हिस्सा बनता है जो सरकार अपने कामकाज के लिए वस्तुएं एवं सेवाएं खरीदती। आई होप आप इस पॉइंट को समझ रहे हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, कि भाई अगर इन्वेस्टमेंट होगा तो इन्वेस्टमेंट सड़क, ऊर्जा, परिवहन कहीं पर भी होगा, स्कूल, शिक्षा, आवास, कहीं कंस्ट्रक्शन,
तो इसका इंपैक्ट एक तो प्राइवेट सेक्टर पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट माइंडसेट से आता है। दूसरा, जब ये इन्वेस्ट करता है तो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, ये सब काम पे लग जाते हैं, सबकी इनकम आती है, उसी इनकम से डिमांड क्रिएट होती है और साइक्लिक रूप से इकोनॉमी चल पड़ती है। इसी को बोलते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑफ द कैपेक्स। एक बार सब बच्चे बताएं, कैपेक्स का मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होता है? सब बच्चों को पता लग गया? बताएं भाई। सॉरी, कैपेक्स का मल्टीप्लायर इफेक्ट सब बच्चों को पता है? ये जो फर्स्ट टाइम आए हैं क्लास में उनको भी पता है, या अभी मैंने बताया तो क्लियर हो गया? मल्टीप्लायर इफेक्ट, अरे समझ लो IQ IP। मल्टीप्लायर इफेक्ट का मतलब जैसे मैं एक ही टॉपिक में यहां भी जोड़ दिया, वहां भी जोड़ दिया, यहां भी जोड़ दिया, वहां भी जोड़ दिया। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर यही बात है, ठीक है, जो आपको ध्यान में रखनी है। तो हम क्या देख रहे थे कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रहा? तो सभी यानी सरकार के भी सलाहकार एक ही बात कह रहे हैं, मीडिया भी एक ही बात कह रही है, और वो है डेटा के अनुसार कंजम्पशन का कम होना, यानी खपत का कम होना। और खपत कम क्यों है? बिकॉज आपकी मुद्रास्फीति है, बिकॉज जो फूड इन्फ्लेशन है, खाद्य मुद्रास्फीति, जिससे जो आम हिंदुस्तानी है वह अन्य चीजों की डिमांड नहीं कर पा रहा, चाहे रूरल हो चाहे अर्बन हो। ऐसे में जो इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, वो भी तो वस्तुएं एवं सेवाएं हमें देता है, वहां पर डिमांड कम है और परिणाम स्वरूप इकोनॉमी में ही डिमांड कम है और इकोनॉमी नीचे की तरफ जा रही। तो प्राइवेट सेक्टर तभी इन्वेस्टमेंट करेगा जबकि डिमांड बढ़ेगी। प्राइवेट सेक्टर तभी इन्वेस्टमेंट करेगा जब डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड, अब RBI क्या पॉलिसी अपनाती है वो एक अलग चीज है। तो मुद्रास्फीति यानी एक महत्वपूर्ण पार्ट हो जाता है जिस पर सर्वे में जिक्र किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। मुद्रास्फीति पर कसते नियंत्रण, यानी RBI लगातार क्या कर रही है? ऑब्वियस एक प्रकार से हम कह सकते हैं न्यूट्रल है, स्टांस उसका न्यूट्रल है, लेकिन इतने समय से कोई कटौती नहीं हुई। तो मुद्रास्फीति पर कसते नियंत्रण, 6% वृद्धि दर का आमंत्रण, यानी अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा 6%। चालू खाता घाटा भी है स्थिर, अब की बार 6 के आसपास ही है। चालू खाता घाटा, करंट अकाउंट डेफिसिट, चालू खाता घाटा भी है स्थिर। व्यापार बैलेंस अब नहीं अधीर, यानी हमें ट्रेड ऑफ बैलेंस अभी उतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो मुद्रास्फीति भी अच्छी, उनका कहना है कि मुद्रास्फीति अभी ठीक है, हमने मेंटेन कर रखा ठीक पेस। तो मुद्रास्फीति पर कसते नियंत्रण, 6% वृद्धि दर का आमंत्रण, चालू खाता घाटा भी है स्थिर, व्यापार बैलेंस अब नहीं है अस्थिर। टमाटर प्याज के भाव में उठा पटक, लेकिन अर्थव्यवस्था पर कोई नहीं अटक, यानी इसका इंपैक्ट नहीं पड़ रहा। आई होप आप समझ गए। अब आते हैं अंतिम पंक्ति की तरफ। आगे की राह और सुधार का दौर, ये वो खुद बोलते हैं, आगे की राह और सुधार का दौर 2047 तक विकसित होने का जोर। आगे की राह और सुधार का दौर 2047 तक विकसित होने का जोर। AI और क्लाइमेट में संतुलन रहे, सरकार के कदम निजी क्षेत्र से मिले रहें, हर क्षेत्र में हो नए अवसरों का संयोग, यही बढ़ाएगा अर्थव्यवस्था का संयोग। तो आए मिलकर इस राह पर चलें, भारत के सपनों को साकार करें, नई ऊंचाइयां नई उड़ान, इकोनॉमिक सर्वे की यही पहचान, इकोनॉमिक सर्वे की यही पहचान। तो आई थिंक कि पूरा जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर साहब ने डिस्कस किया वो मैंने आपके सामने रख दिया है। अब एक बार इस पूरी कविता को मैं स्क्रीन से हट के आपके सामने यहां से पढ़ देता हूं, जिससे कविता के अंदाज में आप इसे देख पाए। दुनिया का आर्थिक खेल बदल रहा हर देश, दुनिया का आर्थिक खेल बदल रहा हर देश, अपनी सीमाएं कस रहा। वैश्वीकरण की लहर अब मंद है, लेकिन भारत में नई उमंग है। हाइपर वैश्वीकरण से आगे बढ़ना, घरेलू सुधार में नया दौर चढ़ना,
मुक्त व्यापार की धारा में बदलाव, भारत को मिला आत्मनिर्भरता का चुनाव, चीन पर कम हो निर्भरता भारी, भारत बनेगा सप्लाई चेन का अधिकारी, ऊर्जा सोलर और इलेक्ट्रिक व्हीकल में धमाल, नई तकनीक में होगा कमाल, घरेलू सुधारों का बढ़ेगा प्रभाव, सरल नियमों से बदलेगा व्यापार का स्वभाव, डीरेगुलेशन से व्यापार को मिले उड़ान, निवेश बढ़े उद्योगों में आए जान, एमएसएमई को अब ना होगी देरी, सरकार ने सुनी उनकी पुकार की फेरी, कृषि में भी नई सोच का आगमन, बूंद बूंद सिंचाई कम हो जल का दहन, भूमि समेकन से खेती में नवीनीकरण, बाजार तक पहुंच बढ़े उत्पादन, पंजाब हरियाणा से सीखें सब, फसल चक्र में हो नवाचार अब, फसल चक्र में हो नवाचार अब, मुद्रास्फीति पर कसते नियंत्रण, 6% वृद्धि दर का आमंत्रण, चालू खाता घाटा भी अस्थिर, व्यापार बैलेंस अब नहीं है अस्थिर, टमाटर प्याज के भाव में उठा पटक, लेकिन अर्थव्यवस्था पर नहीं कोई अटक, आगे की राह और सुधार का दौर, 2047 तक विकसित होने का जोर, एआई और क्लाइमेट में संतुलन रहे, सरकार के कदम निजी क्षेत्र का सहयोग, हर क्षेत्र में हो नए अवसरों का संयोग, तो आए मिलकर इस राह पर चले, भारत के सपनों को साकार करें, नई ऊंचाइयां नई उड़ान, इकोनॉमिक सर्वे की यही पहचान, आईक्यू वाईपी विशेषज्ञ और नवाचारी सुनील व्यक्ति अभिव्यक्ति आईएएस के स्टूडेंट की प्रेरणा शक्ति। मजा आ गया? शुरू किया जाए भैया। कैसा लगा मेरे प्यारे बच्चों? सब अपने विचार लिखिए, अब मैं सबके नाम पढ़ रहा हूं। कहां से हो रहा? मंदिशा फातिमा, पूरे की पॉइंट समझ में आगे पोएम से, मुस्कान शर्मा, पोएम से सारे पॉइंट क्लियर हो गए सर जी, ओके ओके, खुशबू मजा आ गया, अनुज कुमार रावत बेस्ट, ईसा साहू ठीक है, अंजलि जिगर सोना ओके ओके, अब सबका बहुत तेजी से नाम चलने लगा, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैंने कुछ नहीं बनाया। एक टीचर की सफलता तब है जब वो कुछ बनाए और बच्चे के अंदर 100% उसे कम्युनिकेट कर दे। तो अगर ये हो पाया तो ये मेरी, मान सकते हैं आज सुबह से पहली एक छोटी सी सफलता है। क्योंकि अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो हम कितनी भी बड़ी कविता कहें, ऐसी कविताओं का कोई मतलब है नहीं। तो इन कविताओं से दो बातें सीखना है कि कठिन से कठिन विषय को भी आप रचनात्मक बना सकते हैं। यही क्रिएटिविटी किसी भी इंसान को दूसरे इंसान से अलग करके रखती। यही आप सबको लर्निंग दे रहा हूं। जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो भी लोग कहते हैं ना सर पोस्टिंग नहीं मिलती। अगर आप अच्छा काम करेंगे, क्रिएटिव रहेंगे, तो आपकी पोस्टिंग जरूर होगी। अच्छे लोगों को कभी भी सेंटिंग पोस्टिंग मिलती नहीं, जो तेज तर्रार होते हैं, यानी वो दिखावे वाले नहीं कि भाई जो ही मिलेगा। अगर हम किसी छोटी सी फैक्ट्री के भी संरक्षक होंगे तो उसको इतना चमका के रखेंगे, कोई भी बाहर से निकलेगा उसको लगेगा यार कौन आदमी गजब की फैक्ट्री बनाया है। अंदर चाहे उत्पादन कम होता, तो सिंपल सी बात है। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, यानी यहां से जो सर्वेयर साहब ने अपनी बात कही है वो मैं आपको फ्री हैंड लेक्चर देने जा रहा हूं। रेडी हैं आप सब लोग? ठीक है, अब मैं अपलोड कर लेता हूं पीडीएफ। मुझे आप दीजिए 2 सेकंड का समय, सॉरी 2 सेकंड तो बोलने में ही लग जाएगा। ठीक है, अच्छा भाई चलिए शुरू किया जाए अब आज की अपनी चर्चा। और
एक सेकंड बच्चों बस। चले भाई शुरू किया जाए। तो ये सेशन अब जो होने जा रहा है, इसकी उपयोगिता तब और बेहतर हो जाएगी जब आप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर साहब के पूरे लेक्चर को देखेंगे जो मैं यहां शुरू करने जा रहा हूं। हालांकि उसमें मुझे टाइम लगेगा, तो वो 2 पार्ट में होगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट है कि बजट को लेकर के मेरे स्टूडेंट जितने भी बिल्कुल प्लीज परेशान नहीं होंगे, और किसी का बजट कूद करके देखिएगा नहीं। उसके पीछे रीजन है कि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होता नहीं है, इसलिए आपका समय जाएगा। तो आप जो पढ़ रहे हैं पढ़ते रहेंगे, क्योंकि बजट हम थोड़ा लेट करेंगे, यानी सर्वे के साथ मैंने कहा आपको बजट कराने का। तो बजट में जो एग्रीकल्चर है वो एग्रीकल्चर इकोनॉमी के एग्रीकल्चर चैप्टर के साथ जोड़ूंगा। बजट में जो इंडस्ट्री के लिए बात कही गई है वह इकोनॉमिक सर्वे के इंडस्ट्री वाले चैप्टर से जोड़ूंगा। एमएसएमई के लिए जो कही गई है, आई होप आप इस चीज को समझ गए हैं, क्योंकि अगर आप अलग पढ़ेंगे तो भैया मजा नहीं है, ये याद रखिएगा, क्योंकि फिर आपके किसी काम का नहीं है। यानी इकोनॉमिक सर्वे इकोनॉमी की वर्तमान स्थिति बता रहा है, और बजट स्वाभाविक है हमारे लिए उस वर्तमान स्थिति के अनुकूल निवेश कर रहा है। तो दोनों अगर एक साथ नहीं पढ़ेंगे तो स्वाभाविक रूप से समस्या है, ठीक है। तो इसलिए कहीं भी एक मैसेज, मतलब कहीं आप देखने की कोशिश मत कीजिएगा जो मुझे एकदम से आंख बंद करके फॉलो करते हैं, क्योंकि आप कंफ्यूज होंगे। हाँ, अगर हमारे पैटर्न पे कोई पढ़ा रहा हो फिर आप अवश्य पढ़ेंगे, क्योंकि आपकी पढ़ने की शैली अलग है। अब आप उस शैली को कहीं और से ढूंढेंगे तो आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। चलिए, तो मुख्य आर्थिक सलाहकार, ठीक है, डॉक्टर डीबी अनंत नागेश्वरन ने इकोनॉमिक सर्वे को जब रिप्रेजेंट किया, ठीक है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, तो हम इसके कितने एंगल ले सकते हैं, ठीक है, इन्हीं को आप ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं इनकी फेस लेके आ गया। तो इन्होंने पहली चीज जो कही, येलो कलर बच्चों दिख रहा है, एक बार बताएंगे, येलो कलर दिख रहा है या कोई और कलर ले लूं, ठीक है, या कोई बात नहीं। अब इन्होंने जो बातें कही हैं उसको मैं एक नए ढंग से आपके सामने, यानी इन्हीं की बातों को, मैंने यहां कोई भी अपना इंटरवेंशन नहीं दिया है, ये याद रख लीजिएगा। क्या किया है, मैंने कोई अपना इसमें इंटरवेंशन फिलहाल नहीं किया। उसके पीछे रीजन ये है कि पहले मैं रॉ इनकी बातें आपको समझाना चाहता हूं। जब इनकी बातें आप समझ जाएंगे, फिर मैं जब लेक्चर दूंगा तो मेरे लेक्चर के प्रति आपकी विश्वसनीयता, ट्रस्टवर्दीनेस और बढ़ेगी कि सर अपने मन से कुछ भी नहीं पढ़ाते, जो सिस्टम में है उसी को लेके आते हैं। और इसीलिए मैक्सिमम मार्क्स भी यहां पर, चाहे कोई ऐसे पढ़े चाहे कुछ भी, मैक्सिमम मार्क्स उसको मिलते हैं। अब उन्होंने क्या क्या बातें कही हैं, तो आप जैसे पहली चीज पे आकर के देखेंगे, तो पहला जो जिक्र किया गया बच्चे, पीएसआईआर ऑप्शनल वाले जागृत हो जाएं अब थोड़ी देर के लिए। ग्लोबल इकोनॉमिक लैंडस्केप, ठीक है ना, एंड इंडियाज पोजीशन, शॉर्ट फॉर्म में, यानी वैश्विक आर्थिक परिदृश्य,
कॉपी निकाल लीजिएगा, लिखते चलिएगा, हम लोग बढ़िया से करेंगे, लिखते चलिएगा। मैंने इसीलिए कॉपी मंगाई क्योंकि ये आपके पास रहेगा तो मेंस के समय भी एकदम से, ठीक है। वैश्विक आर्थिक परिदृश्य और भारत की स्थिति, ठीक है, और भारत की स्थिति। तो पहली बात उन्होंने इस विषय की है। तो वैश्वीकरण आप सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं। यानी जब देशों के बीच ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन आपसी व्यापार से बढ़ता है, द इंक्रीजिंग ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, इसे हम वैश्वीकरण कहते हैं। तो यहां पर जो जो शब्द चर्चा में आए, जिसकी उन्होंने बातचीत की, तो उन्होंने क्या कहा मेरे प्यारे बच्चों, पहले उसको बताते हैं फिर आते हैं। उन्होंने जो बात कही वो सबसे महत्वपूर्ण जो यहां पर आती है कि वो बोल रहे हैं कि सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया, यानी चेंज आया है। तो व्हाट हैज चेंज, क्या बदल गया है, वो आपको सबसे पहले समझना है, क्या बदल गया, व्हाट हैज चेंज्ड। तो वो कहते हैं कि पहले, यानी जब वो इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट करें 24-25, तो वो ये कह रहे हैं कि पहले फ्री ट्रेड यानी मुक्त व्यापार को बढ़ावा दिया जाता था, लेकिन अब यानी नाउ, अब देश आर्थिक सुरक्षा के लिए व्यापार प्रतिबंध लगा रहे हैं, इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं अपने इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए। यानी इन अर्लियर टाइम्स कंट्रीज इनकरेज्ड फ्री ट्रेड, बट नाउ दे आर इंपोजिंग ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस फॉर इकोनॉमिक सिक्योरिटी। मेरे प्यारे बच्चों, अब इसको आप पकड़ लीजिएगा, न्यू एंड ओल्ड, समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से। और इसी न्यू एंड ओल्ड की लड़ाई यूपीएससी आपसे पूछ चुकी है 2019 में, जीएस पेपर 2 आईआर में, जब उसने ट्रेड वार और प्रोटेक्शनिज्म दो शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आपसे प्रश्न पूछा था कि नहीं। तो ट्रेड वॉर क्या है कि भाई तुम टैरिफ बढ़ाओगे हमारे वस्तुओं पर, तो हम भी तुम्हारे वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ा देंगे, और फिर उसका अनुकरण अन्य देश भी करेंगे। परिणाम क्या होगा, फ्री ट्रेड की मानसिकता वाला जो ग्लोबलाइजेशन था, वो रेस्ट्रिक्टेड इकोनॉमिक एक्टिविटी वाला ग्लोबलाइजेशन हो जाएगा। आई थिंक यह पॉइंट 100% क्लियर हो गया है। यहां पर जो मैं कहना चाह रहा था, मैं समझा पाने में कामयाब हो गया। तो यहां पर उन्होंने यही बात कही कि अगर हम 1980 से 2012 तक के समय को देखें, और एक डेटा उन्होंने दिखाया है, आप देखोगे पीपीटी में जो भी आपके सामने ओपन करूंगा मैं, यानी इन्हीं की, तो उसमें उन्होंने दिखाया है, लेकिन उतना आपको डेटा देखने की जरूरत नहीं, बस जो मैं लिख रहा हूं इतने से आपका काम हो जाएगा, वो तो केवल बस ऐसे ही। तो उन्होंने कहा कि 1980 से 2012 तक ग्लोबल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में तेजी रही है, ग्लोबल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में तेजी देखी गई, यानी ये समय हाइपर ग्लोबलाइजेशन का था। तो एक शब्द मैंने आपको दिया, मान लो कभी आपसे कोई प्रश्न पूछे हाइपर ग्लोबलाइजेशन क्या है और इसका समय आप कब से देखते हैं, तो हाइपर ग्लोबलाइजेशन यानी 1980 से 2012 तक का समय, जिसमें ग्लोबल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में बहुत तेजी देखी गई अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है। यानी द रैपिड ग्रोथ ऑफ ग्लोबल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम 1980 टू 2012, ठीक है। और अब क्या बदल गया है, तो वही वो कहते हैं कि अब देश आर्थिक सुरक्षा के लिए व्यापार प्रतिबंध लगा रहे हैं, ये बदल गया है। तो आप देख सकते हैं, यानी ग्लोबलाइजेशन संकट में है। तो ये है इंडिया की इकोनॉमी के सामने पहला चैलेंज। हो गया बच्चे, फर्स्ट चैलेंज हुआ कि नहीं हुआ, हो गया बच्चों, फर्स्ट चैलेंज ये हो गया, आप यहां से देख सकते हैं। तो पहली चीज उन्होंने ये कही, फिर उसके बाद वो इसी आउटलुक में दूसरी चीज, यानी इसी पहले वाले पॉइंट में वो दूसरा बी अगर हम कह दें, तो उन्होंने दो पीपीटी दिखाई हैं। पहली पीपीटी में उन्होंने कहा कि चाइना जो है वो विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबल लीडर हो गया और इतना आगे पहुंच चुका है कि विश्व के 10 देश
जितना मिल टॉप 10 कंट्रीज जितना मिल करके, चाइना को हटा दिया जाए तो टॉप 10 के मैन्युफैक्चरर जितने भी हैं उनको मिला दिया जाए, उनके बराबर चीन अकेले करता है, यानी 1 और 10 का मुकाबला। पॉइंट इज क्लियर। तो ये अब ये इंडिया की इकोनॉमी के सामने एक चैलेंज है कि हमें भी मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है, लेकिन चाइना बहुत बड़ा लीडर बन चुका है, टेक्नोलॉजी में उसने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, उसके पास रॉ मटेरियल बहुत अच्छा, वो समय से नीतियां बनाता है और समय से पहले पूरा करता है। वहां पॉलिसी पैरालिसिस, इंप्लीमेंटेशन पैरालिसिस जैसे मुद्दे नहीं है, तो यह एक चिंता की बात है हमारे लिए। तो पहले इकोनॉमिक सर्वे में ग्लोबल आउटलुक हमारे सामने रखा गया। तो ग्लोबल आउटलुक में यानी कि यह बताया गया कि अब ग्लोबलाइजेशन डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शंस लग रहे हैं, वो सारी चीजें क्लियर हुई। दूसरी भी चीज चाइना की बात, सोचो कि हमारी इकोनॉमिक सर्वे में चाइना पे अच्छा खासा समय स्टार्टिंग में दिया गया, तो भाई मैन्युफैक्चरिंग की बात की गई। दूसरा बात की गई और पीपीटी लगाई गई कि जो एनर्जी ट्रांजिशन है मेरे प्यारे बच्चों, यानी जो ऊर्जा संक्रमण है, जो एनर्जी ट्रांजिशन है, जो स्वाभाविक है, सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक जो बैटरीज होती हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की, इन पर ही तो आएगा ना। सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी, इन दोनों में चाइना ग्लोबल लीडर हो गया है, यानी लगभग लगभग मोनोपोली। मैं नहीं कह रहा हूं, इकोनॉमिक सर्वे का आप जब पिक्चर देखेंगे तो आपको पता लगेगा। यानी चाइना डोमिनेट्स मैन्युफैक्चरिंग एंड एनर्जी ट्रांजिशन मटेरियल्स, जैसे सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज। तो ये हमारे लिए क्यों चिंता है भैया? ये सप्लाई चेन रिस्क है कि नहीं? हमारे लिए सप्लाई चेन रिस्क है कि नहीं? कि मान लीजिए हम एनर्जी ट्रांजिशन पर जा रहे हैं और चाइना ने कहा हम देंगे नहीं तुम्हें, या रेट बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, फिर क्या करोगे आप? चाइना के साथ आपके तनावपूर्ण सीमा पर संबंध है। आई होप इकोनॉमिक एडवाइजर साहब की यह दूसरी बात भी आप समझ गए कि एनर्जी ट्रांजिशन में भी हम चाइना और संपूर्ण विश्व चाइना की तरफ देख रहा है, ऐसे में ग्लोबल सप्लाई चेन रिस्क है। तो अब हमें क्या करने की आवश्यकता है? तो साफ साफ इन दोनों पृष्ठभूमियों का जिक्र करते हुए, यानी ये दोनों और प्लस ये जियो पॉलिटिकल स्थिति, इसको जिक्र करते हुए उन्होंने कहा अब हमें क्या करना होगा, यानी हम क्या करें, हमें क्या करना, व्हाट कैन बी डू, हम क्या करें, क्या कर सकते हैं, कुछ भी। तब उन्होंने कहा कि क्योंकि अब ग्लोबलाइजेशन की स्थिति ऐसी है, सप्लाई चेन पर चाइना पर डिपेंडेंसी है, ऐसे में हमें ग्लोबल ट्रेड पर अपनी निर्भरता घटानी है और घरेलू, बस यही इंपॉर्टेंट, घरेलू आर्थिक सुधारों पर ध्यान देना। ठीक है, घरेलू आर्थिक सुधारों पर ध्यान। इंडिया मस्ट फोकस ऑन डोमेस्टिक ग्रोथ ड्राइवर्स इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन ग्लोबल ट्रेड। ये अप्रोच भैया ले लीजिएगा, यही आपको एग्जाम में काम देने वाली है। तो असली चीज आ गई, एग्जाम का मुद्दा आ गया भाई, एग्जाम। तो अब आपने क्या सीखा इस बार के इकोनॉमिक सर्वे से? कि भारत की जीडीपी का डिटर्मिनेंट फैक्टर जो इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से है, वह डोमेस्टिक इकोनॉमिक रिफॉर्म पर ज्यादा जोर है। अब आप कहेंगे सर थोड़ा और बताइए भाई, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं आपको समझाना चाहूं पिछले वाले में, यानी जो एनर्जी ट्रांजिशन वाला पार्ट था, तो यहां पर यही कहा गया है, यहां पर यही कहा गया है मेरे प्यारे बच्चों कि अब हम एनर्जी ट्रांजिशन, जब आप उनका स्पीच सुनेंगे, बाकी हम चैप्टर्स में डिटेल में बात करेंगे कि एनर्जी ट्रांजिशन हम ग्लोबल सप्लाई चेन रिस्क पर हैं, ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा? पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, पीटीएस, सार्वजनिक परिवहन, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सरकार कह रही, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर जोर देना होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हम बना तो रहे हैं लेकिन उसमें एक रिस्क है।
तो अगर हम ढेर सारी मेट्रोस चलाएं, ढेर सारे बसेस चलाएं ग्रीन एनर्जी से चलने वाले, ठीक है, तो ये बात कही गई है। तो हम देख सकते हैं यानी डोमेस्टिक आर्थिक सुधारों पर ठीक है। और फिर उन्होंने बताया कि हम घरेलू आर्थिक सुधार कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल भी मैं आपके सामने रख रहा हूं, हालांकि कि पहले जो मोबाइल फोन होता था उसके पार्ट्स जो है वो चीन से आते थे कि नहीं, लेकिन अब पीएलआई योजना, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के कारण आईफोन भारत में बन रहे हैं। सिंपल सी बात है बेटा, ठीक है। तो ये आपको एज ए एग्जांपल कोड करना है कि अर्लियर मोस्ट मोबाइल फोन पार्ट्स वर इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना, बट नाउ ड्यू टू पीएलआई स्कीम iPhone and other smartphone are being manufactured in India। तो ये आप देख सकते हैं। तो जो बिहार पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस यानी इन लोगों का मेंस है प्लस यूपीएससी वाले बच्चे, तो हम क्या अप्रोच लेके जाएंगे अपने मेंस में इस बार। तो आप इकोनॉमिक्स पर कुछ भी लिखेंगे, अगर आप जीडीपी की बात कर रहे हैं तो आप लिखिएगा कि 2024-25 के, चाहे यूपी पीसीएस का मेंस हो बिहार पीसीएस कि 2024-2025 के इकोनॉमिक सर्वे में, यानी आपको कुछ न कुछ सजेशन तो देना पड़ेगा ना किसी न किसी प्रश्न में। तो आप लिखे कि घरेलू आर्थिक सुधारों पर ध्यान देने की बात की गई, जिसके पीछे दो रीजन जो मैंने बताया वो आप लिख दीजिएगा। तो आप सोचिए कि आप एकदम कंटेम्परेरी कनेक्ट हो गए कि नहीं, यूपी और बिहार वाले बच्चे बताएं जो मेंस लिख रहे हैं। तो ये पहला किया गया कि भाई डोमेस्टिक इकोनॉमिक रिफॉर्म। अब जब डोमेस्टिक इकोनॉमिक रिफॉर्म पर है तो अब दूसरी चीज यहां से निकल करके आती, यानी पहला खत्म हुआ, दूसरा कि भाई घरेलू आर्थिक विकास के चालक, घरेलू आर्थिक विकास के चालक, डोमेस्टिक इकोनॉमिक ग्रोथ ड्राइवर। अब इनकी बातचीत होने लगी। भाई अगर घरेलू रिफॉर्म करोगे तो उसके चालक कौन होंगे, ड्राइवर कौन होंगे। मजा आया। पोटेंशियल जीडीपी के डिटरमिनेंट्स आइए आपके सामने हाजिर है। जिन बच्चों का इकोनॉमिक्स वीक है मंडे से तहलका हो जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। हालांकि मेरे बच्चों का बिल्कुल भी वीक नहीं है। एक बार सब लोग कमेंट कर दो सर आपके सभी सब्जेक्ट्स में से कौन सा सबसे स्ट्रांग है, एक बार लिखते चले जाओ बच्चे, जिससे जो बच्चे फर्स्ट टाइम मुझे देखें उनको उनके अंदर कॉन्फिडेंस आए कि यार ये तो इकोनॉमिक्स के सूरमा पैदा कर चुके हैं। सब लोग बताना आप जितना भी जीएस में पढ़ते हैं सबसे फेवरेट आपका क्या हो चुका है, एक बार सब लोग मैसेज कर दो टपाटप। सोचो ये हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, एक तरफ से आएगा इनका इकोनॉमिक्स, क्योंकि इकोनॉमिक्स मैंने इनके रग रग में पिछले 3 सालों से डाल दिया, वो भी बहुत डीप पढ़ा के नहीं मतलब क्या ही बोलो, इट्स अ गेम। ये एग्जाम एक गेम है, स्ट्रेटजी जैसे हम हर जगह बनाते हैं, ये इकोनॉमिक सर्वे क्या है, एक स्ट्रेटजी ही तो है। वैसे ही मैं यूपीएससी के लिए स्ट्रेटजी बनाता हूं, ठीक है। तो घरेलू आर्थिक विकास के चालक ऑब्वियस है, पहला जिक्र किया गया, इसको रट लीजिएगा, यहीं पर मैं खत्म भी कर रहा हूं। ये खासकर जो मेंस बच्चे लिख रहे हैं उनको बहुत। तो पहला उन्होंने कहा इसमें, यानी दूसरे का पहला, या ए कर देता हूं जिससे आप कंफ्यूज ना हो, डी रेगुलेशन फॉर ग्रोथ। यानी समृद्धि के लिए विनियम में ढील या नियम में ढील, कानून में ढील, ठीक है, ठीक है। समृद्धि के लिए मेरे प्यारे बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, सुधार और नियमन। तो डीरेगुलेशन करना है, यानी नियम कानून जो सख्त होते हैं। अब आप कहेंगे डीरेगुलेशन सर थोड़ा सा वैसे बताइए। भाई जब सरकार, वही ईज ऑफ डूइंग, कि जब सरकार अनावश्यक नियमों को हटाकर व्यापार को आसान बना दे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी द रिमूवल ऑफ अननेसेसरी रूल्स एंड रेगुलेशन। क्यों? टू सिंप्लीफाई बिजनेस ऑपरेशन, दैट्स इट। तो डीरेगुलेशन ये सब रट लेना है। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बड़े इंडिकेटर्स में पढ़ा चुका हूं, उसमें सब नए नए आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं।
ठीक है बच्चे, डीरेगुलेशन करना। और अब आता है क्यों करना है मेरे प्यारे बच्चों, क्यों? तो उसका एक दो एग्जाम्पल भी आपके सामने आता है। जैसे एमएसएमई है। अब जो एमएसएमई है, आपको अच्छे से पता, 2023 में एमएसएमई पर क्वेश्चन भी पूछा था, अगर आपको याद हो। 2023 में पूछा था कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों, कि फास्टेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, पहला ही क्वेश्चन था आईएएस का, फास्टेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भारत को एमएसएमई पर फोकस करना है, सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन। मेरे प्यारे बच्चों, एमएसएमई आज ग्रो नहीं कर पा रहे, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये नियम और कानूनों की जटिलता भी है। यानी कॉम्प्लेक्स रेगुलेशन है जो उनकी ग्रोथ को लिमिट कर दे रहे। इसके अलावा अगर आप कोई बिजनेस के लिए कोई भी भवन, कोई भी बिल्डिंग बना रहे हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों, लैंड यूज के इतने स्ट्रिक्ट रूल्स है ना, कि बंदा कहता है यार रहने ही दो, जमीन लो ही मत, बिजनेस खड़ा ही मत करो। यानी भवन निर्माण के नियम इतने सख्त हैं, यानी कंस्ट्रक्शन के रूल इतने सख्त है कि कई जगहों पर, पूरे देश की बात हो रही, केवल यहां बात किसी एक दो जगह की नहीं हो रही, जमीन का सही उपयोग ही नहीं हो पाता। जमीन है लेकिन रूल्स इतने कठिन है कि उस जमीन का उपयोग नहीं हो पा रहा। आप कहेंगे सर कुछ एग्जाम्पल से बताइए तब समझ पाएंगे। हम कहेंगे भाई देखो, अगर मान लीजिए आप फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, तो आज क्या है, आपको अनेकों प्रकार की मंजूरी लेनी पड़ती है, जिससे पैसा और समय, मंजूरी लेने का मतलब केवल पैसा नहीं, समय भी तो आपका जा रहा है, दोनों खर्च होता है। ये विभिन्न राज्यों के संदर्भ में आप अगर ध्यान देंगे तो और बेहतर ढंग से आपको समझ में आएगा। अब इसी बीच गुजरात है और तमिलनाडु। आप सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां कहां हैं हिंदुस्तान में? सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां कहां हैं, जरा बताना मुझे, बताना भाई। सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां कहां हैं आप सबसे मैं पूछना चाहूं? इन्हीं राज्यों में। क्यों है? तो गुजरात और तमिलनाडु ने व्यापार के नियम सरल किए, यानी उन्होंने डीरेगुलेशन लागू किया, जिससे वहां निवेश आया है और उद्योग तेजी से बढ़े। यानी स्टेट लाइक गुजरात एंड तमिलनाडु हैव सिंप्लीफाइड रेगुलेशंस, ऐसा इकोनॉमिक सर्वेयर्स आप कह रहे हैं, अट्रैक्टिंग मोर इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो ये देख सकते हैं डीरेगुलेशन क्या और इसकी इंपॉर्टेंस का, ये तो हमने क्वेश्चन और आंसर ही करा दिया, क्यों बच्चों? डीरेगुलेशन पर अगर इंडिपेंडेंट आ गया तो आप तो रपट देंगे, पूरा आंसर ही हो गया, विद एग्जांपल हो गया। तो पहला ड्राइवर है डीरेगुलेशन। आप कहेंगे सर एक ही ड्राइवर, हमने कहा नहीं, ए। दूसरा ड्राइवर है भैया, बिहार पीसीएस वालों की जय हो, अभी मैंने पढ़ाया है, आप लोगों को याद होगा, यूपी पीसीएस वालों को दूसरा ड्राइवर, अभी दूसरे पॉइंट में ए बी चल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को एक बार बताया, अब की बार केवल यूपी और बिहार वाले बताएंगे, मैंने ए से लिखवाया था। ऐसे के लेक्चर में क्या सिखाया था कि अगर भूमिका लिखनी है एग्रीकल्चर की, क्योंकि आप लोगों में इंडिपेंडेंट प्रश्न पूछ रहा है, तो कैसे उसको महान बनाना एग्रीकल्चर को, वी शेप की रिकवरी एंड सो ऑन, सारे पॉइंट। अब मेरे प्यारे बच्चों, उसमें और ऐड ऑन कर लीजिए कि डोमेस्टिक लेड ग्रोथ की बात इकोनॉमिक सर्वे 24-25 में की गई है, और उस डोमेस्टिक लेड जीडीपी का आधार मुख्य आर्थिक सलाहकार साहब ने कृषि और सहायक गतिविधियों को बनाया है। ऐसे में बिहार एक कृषि राज्य है, तो स्वाभाविक रूप से बिहार की संभावनाएं स्वयं समझी जा सकती है। अब समय आ गया कि नीति निर्माता इन संभावनाओं का दोहन शुरू कर दें। ठीक है बेटा, तो कृषि और ग्रामीण विकास, यानी कृषि और ग्रामीण विकास, तो भैया दूसरा ड्राइवर है कृषि और ग्रामीण विकास, जिसकी यहां पर बातचीत की गई। क्या है? एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या है? एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो अब कैसे किया जाएगा? तो भैया स्टार्टिंग में ही बताया था, पहला, इसके अंदर भी पहला वन, लैंड पूलिंग, भूमि समेकन।
मजा आ गया भैया। लैंड पुलिंग यानी छोटे, याद करिए ऐसे पिक्चर बनाया था ना, छोटे छोटे किसानों की जमीन को मिला करके, यानी इनको मिला देना और बड़े पैमाने पर खेती करना, कंबाइनिंग स्मॉल फार्मर्स टू क्रिएट लार्जर मोर एफिशिएंट एग्रीकल्चर यूनिट्स। मजा आ गया बच्चे। दूसरा माइक्रो इरिगेशन, वो तो मैंने कविता में ही डाल दिया था, सूक्ष्म सिंचाई, तो वो तो आपको ढेर सारा मैं पढ़ा ही चुका हूं। ठीक है, ड्रिप, स्प्रिंकलर, रेन गन, वट एवर, बहुत सारा मैं डिस्कस करता रहता हूं हिंदू में हमेशा। जो फाउंडेशन बैच के बच्चे हैं, आपको भी याद होगा जीएस फाउंडेशन, उसमें भी सब डिटेल से जीएस पेपर 3 कराया हूं। ठीक है, तो ये करना है। ठीक है, क्लियर बच्चा। इसके अलावा तीसरा, किसानों की बाजार तक, यानी कीमत, उचित कीमत, किसानों को बाजार तक सीधी पहुंच देना अभी नहीं मिल पाती है, जिससे वो उत्पाद सस्ते में बेच देते हैं। यानी क्यों? क्योंकि फार्मर्स लैक कर रहे हैं डायरेक्ट एक्सेस टू मार्केट, और यह स्थिति उन्हें फोर्स करती है किस चीज के लिए? भैया सेल आउट कर दो लोअर प्राइस पे, क्या दिक्कत है? हैं? मजा आ गया। और चौथा, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, यानी फसल विविधीकरण। जैसे पंजाब और हरियाणा में जो किसान है वो धान और गेहूं यानी अनाज उत्पादन पर निर्भर है, लेकिन अगर उन्हें हम ऑयल सीड और हॉर्टिकल्चर यानी तेल बीज और बागवानी फसलों की तरफ डाइवर्सिफाई करें तो उन्हें अधिक मुनाफा हो सकता है। व्हीट एंड राइस, ऑयल सीड एंड हॉर्टिकल्चर हमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में डालना चाहिए, ऐसा सर्वेयर साहब कह रहे। मजा आ गया बच्चों। ड्राइवर, ये दो सबसे मजबूत एमएसएमई भी आपके सामने था। अब आते हैं, अब आता है यानी दो, तीसरी उन्होंने जो मुख्य बात पर चर्चा की, यानी पहला खत्म, दूसरा खत्म, और तीसरी नई बात ऑब्वियस है। अब वो वर्तमान आर्थिक प्रदर्शन और भविष्य का दृष्टिकोण, इस विषय पर पीपीटी दिखाते हैं, भविष्य का दृष्टिकोण इकोनॉमिक। इसके बाद बेटा ना आप लोगों को उनका जो वीडियो है ना, रॉकेट की तरह समझ में आएगा। अभी मैं एक बार यहां दिखाऊंगा, फिर ग्रुप में शेयर कर दूंगा, रॉकेट की तरह, चाहे इंग्लिश आती है चाहे नहीं, और जो नहीं आएगा रॉकेट की तरह, ठीक है, ग्रुप में आई एम, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो भेज देना, सर ये समझाए, स्क्रीनशॉट लो भेज देना, सर ये समझाए, रगड़ देंगे। ठीक है ना, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एंड फ्यूचर आउटलुक। ठीक है, अब ये तो बताने की जरूरत नहीं, जैसे इन्फ्लेशन की बात की, चालू खाते घाटे की बात करी। ठीक है, तो मुद्रास्फीति आपको पता है कि जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ती हैं, यानी द राइज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, चालू खाता घाट, यानी करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब जब किसी देश का इंपोर्ट उसके एक्सपोर्ट से अधिक हो जाता है, तो ये सब आपको पता है। तो इनकी स्थिति बताई गई कि मुद्रास्फीति यानी जो पॉजिटिव बताया गया है, और वो ये है, एक मिनट बच्चों, कलर कहां गया भाई, हाँ, अरे कहां गया, ठीक। तो क्या बताया गया? इन्फ्लेशन आईसी लिख दे रहा, मुद्रास्फीति नियंत्रण में है। ठीक है बेटा, बट फूड इन्फ्लेशन यानी कोर फूड इन्फ्लेशन या खाद्य पदार्थों की कीमतें कभी कभी बढ़ती हैं, ऐसा कहा गया। और यह भी कहा गया कि 2024 की पहली छमाही में, फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 यानी 6 महीने का जो इंडिया की जीडीपी रही वो 6% ग्रोथ से बढ़ी। तो मुद्रास्फीति ये सब आप लोगों को बहुत पहले ही पढ़ा चुका हूं, तो आप सबको ये समझिए रिपीट हो रहा होगा, लेकिन अब एक मोहर लग रही जो हम लोगों ने एडिटोरियल में पढ़ा था कि मुद्रास्फीति कंट्रोल में, लेकिन वही फूड इन्फ्लेशन वाली स्थिति बनती है। और फूड इन्फ्लेशन की स्थिति पर यूपीएससी ने प्रश्न भी पूछा आपसे 2024 में मेंस में, क्या पूछा कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में क्या भूमिका निभाता है। तो आप सबको पता है कि इन्फ्लेशन अगर है और अगर फूड इन्फ्लेशन है उसका एक बड़ा कारण, तो फूड इन्फ्लेशन को रोकने में
आरबीआई या किसी भी प्रकार के इन्फ्लेशन को आरबीआई की एक लिमिटेशन है। कैसे? आप सबको पता है कि आरबीआई केवल डिमांड साइड को कंट्रोल कर सकता है, यानी वो लिक्विडिटी क्रंच कर देगा, पॉलिसी रेट बढ़ा देगा, मार्केट में पैसा कम हो जाएगा। लेकिन अगर सप्लाई साइड की समस्या है तो, यानी अगर उत्पादन ही कम हो रहा है तो आप विचार कीजिए। तो इसका मतलब मुद्रास्फीति पर हम और आप काफी चर्चा कर चुके हैं। वही कहा जा रहा है कि मुद्रास्फीति अच्छी है, बट खाद्य मुद्रास्फीति एक चिंता की बात है। दूसरा, कैड यानी करंट अकाउंट डेफिसिट, यानी आयात और निर्यात का अंतर, और कहा जा रहा है कि केवल 1% है। तो 1% को स्वाभाविक रूप से एक स्टेबल ट्रेड बैलेंस माना जाता है कि ठीक है, ये तो करंट अकाउंट डेफिसिट ठीक है। ठीक है, फिर समझाया गया कि भाई फूड इन्फ्लेशन को कैसे समझेंगे, तो जैसे प्याज और टमाटर के दाम मानसून में बढ़ते हैं, जिससे खाद्य महंगाई बढ़ जाती है। यही सारी बातें यहां पर की गई हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब इन दोनों पॉइंट को हम क्या मैक्रो इकोनॉमी स्टेबिलिटी इंडिकेटर में लेंगे कि नहीं? मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंडिकेटर, ये दोनों भाई, अगर कोई आपसे पूछा कि इकोनॉमिक सर्वे पढ़ के क्या आपको लगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में, तो क्या किसी को 1-2 पॉइंट में जवाब दे पाओगे? तो आप कहोगे हाँ भाई, हमने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा, तो उसके हिसाब से हम कह सकते हैं, अत्यंत संक्षेप में, जब विस्तार से पढ़ेंगे तो और विस्तार से बताएंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में है, चूंकि मैक्रो इकोनॉमी स्टेबिलिटी के 2 महत्वपूर्ण इंडिकेटर, अकॉर्डिंग टू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, कैड और इन्फ्लेशन नियंत्रित स्थिति में है। आप देख सकते हो, मजा आया कि नहीं मजा आया? डिस्पाइट ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शन, जियोपॉलिटिकल क्राइसिस, वॉर्स, आपको पता ना, रेड सी, हौथी विद्रोहियों का कंट्रोल, वो सारी चीजें। ठीक है, मजा आ गया भैया? अब अंत में उन्होंने जो बातें कही हैं, निष्कर्ष, कंक्लूजन, यानी निष्कर्ष यही सबसे पहला जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि भारत को निर्यात और विदेशी निवेश, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर निर्भरता घटाकर डोमेस्टिक रिफॉर्म पर ध्यान देना होगा। यानी इंडिया मस्ट रेड्यूस इट्स डिपेंडेंस ऑन एक्सपोर्ट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय फोकसिंग ऑन डोमेस्टिक रिफॉर्म्स। ठीक है, तो हमने पूरा निष्कर्ष में यही पढ़ा। फिर से एक बार आपके सामने रख रहा हूं, कविता में भी था कि भारत को निर्यात और विदेशी निवेश पर निर्भरता, क्योंकि निर्यात पर क्यों? क्योंकि इस समय सभी लोग अपनी सीमाएं बंद कर रहे हैं। तो हम, जब लोग सीमाएं बंद कर रहे हैं, तो अगर हम उसके अकॉर्डिंग अपनी नीति नहीं बनाएंगे तो समय के अनुकूल हम कहां चल रहे हैं? तो समय के अनुकूल चलने की बात हो रही है कि भारत को निर्यात और विदेशी निवेश पर निर्भरता घटाकर घरेलू सुधारों पर ध्यान देना है। पहला निष्कर्ष ये रहा। दूसरा रहा कि सरकार को जो भी बिजनेस रेगुलेशंस हैं, यानी जो व्यापार नियम मैंने आपको बताया था, उसे सरल, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना है। तीसरा मेरे प्यारे बच्चों, निजी क्षेत्र को आरएनडी में और श्रमिक कल्याण में निवेश करना चाहिए, यानी प्राइवेट सेक्टर का सहयोग भारत सरकार को लेना होगा आरएनडी में, श्रमिक कल्याण में, याद रखें। फिर चौथा निष्कर्ष निकला है, एआई और जलवायु परिवर्तन का संतुलित उपयोग किया जाए, यानी एआई, जो मैं बहुत संक्षेप में बता रहा हूं क्योंकि आगे एक चैप्टर ही है, इसलिए यहां पर एआई और क्लाइमेट चेंज का भी उन्होंने जिक्र किया कि इन दोनों को अपने अनुकूल हमें बनाना है, यानी एआई एंड क्लाइमेट चेंज शुड बी मैनेज्ड केयरफुली। और यह कहा गया कि अगर ये सुधार, यानी जो निष्कर्ष में आए हैं कि अगर ये रिफॉर्म लागू होते हैं तो भारत 6.3 से 6.8% की जीडीपी समृद्धि दर बनाए रख सकता और 2047 में विकसित राष्ट्र यानी डेवलप्ड नेशन का जो हमारा टारगेट, उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। इंडिया
can sustain 6.3 to 6.8% GDP growth and move towards becoming a developed nation by 2047। मेरे प्यारे बच्चों, कैसा लगा? सच्ची बताइएगा, एनालिसिस एकदम मजा आ गया कि नहीं आ गया? अब यही इकोनॉमिक सर्वे आपको मैं चाहता तो पूरा कठिन कठिन पढ़ाने लगता, एंड सो ऑन सो ऑन। यही इतनी बात पूरी इकोनॉमिक सर्वे की पूरी फिलॉसफी है, तो मैंने पूरी फिलॉसफी इकोनॉमिक सर्वे की आपको समझा दी है। ठीक है, अब एक बार आप सब बच्चे बताएं, कोई डाउट किसी को? ठीक है, तो अंजलि बहुत मस्त सर, निशा सुपर सर, खुशबू राठौर, ऑल के लिए संतोषी पटेल, भोला दास, जिगर चावड़ा, रोबिन सिंह, कल्पना सर माइंड में सेट हो गया है, यानी किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है। तुलसी अलावा गजब सर, ऑल के लिए ये तो बहुत आसान हो गया। अच्छा भाई, ठीक है, तो अब आइए, इतना समझने के बाद अब हम लोग दूसरी यात्रा पर चले। हाँ, बस इतना कहना चाहूंगा, जो भी बच्चे, चूंकि यूट्यूब पर ये सेशन जाएगा, तो अगर आप इकोनॉमिक सर्वे की ये क्लास देखना चाहते हैं तो देखना ही चाहिए। खासकर 25 वालों के लिए तो ब्रह्म बाण है, और 26 वालों को सीखने के लिए है। तो इन नंबर्स पर कॉल करके आप जरूर जुड़ पाएंगे, क्योंकि यह सेशन आपको मिलेगा, लेकिन वो मेरे ऐप पर ही मिलेगा, और बहुत कम शुल्क में, केवल नॉमिनल शुल्क में। तो आप हमारी टीम से इस नंबर पर कनेक्ट करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बात आपके सामने हो गई, और अब आते हैं उस वीडियो की तरफ जिसको अभी मैं आपको ग्रुप में शेयर करने जा रहा हूं, और एक बार आपको दिखाता हूं कि किस प्रकार से आप इन वीडियोस के थ्रू अपनी कहानी, यानी इनका जो पूरा लेक्चर है, उसको कैसे आप यूज करेंगे। चल जाओ भाई, चल जाओ भाई, चल जाओ भाई, चल जाओ भाई यूट्यूब। यूट्यूब, बच्चों इसमें शायद वॉइस का इश्यू आ रहा है, तो 1 मिनट में इसमें ना बच्चों थोड़ा वॉइस का इश्यू आ रहा है यार, पता नहीं इसमें शायद मैंने दिया नहीं मेरे पास, वॉइस इश्यू आ रहा है। एक मिनट रुकना, मैं देखूं क्या इसमें कोई ऑप्शन है।
ठीक है बच्चों, इसको मैं ना ग्रुप में, सॉरी, इसको मैं ग्रुप में आप लोगों को भेज रहा हूं, ठीक है। यहां पर थोड़ा क्यों आपका समय, मैं ग्रुप में भेज रहा हूं, और कोई भी डाउट हो तुरंत का तुरंत आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फॉर एग्जांपल मैं कुछ बातें आपको समझा देता हूं, ठीक है। जैसे अब इसमें कुछ, मुझे कोई बात नहीं, आज इसका मैं साउंड वाला देख लूंगा, इसमें एक माइक लगवा देता हूं चूंकि। तो जैसे आप ये देख रहे हैं, ठीक है, अब जब ये प्रेजेंट करेंगे तो आप देखिएगा, अब ये सारी चीजें देख सकते हैं, हाइपर ग्लोबलाइजेशन एरा। अब आप ये देखिए क्या लिखा हुआ, हाइपर ग्लोबलाइजेशन एरा। तो जो मैंने समझाया वही चीज ये डेटा में बताएंगे, लेकिन आपको डेटा के चक्रव्यूह में नहीं फंसना, कुछ याद नहीं करना, कोई काम का है नहीं ये वाला डेटा। तो आप देख सकते हैं, ठीक है बच्चे। इसी प्रकार आप आगे बढ़ते चलेंगे, ऐसे आप देखते चलिएगा, जो जो मैंने कराया वही सारी बातें यहां पर हैं, ठीक है। 1980 से 2008 2012 तक का, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, आप देख सकते हैं, ऐसे ही पूरा पीपीटी आप देखते जाइएगा, ठीक है। आज क्या हो रहा है, यानी आज समस्या में है, और बाकी ये सारा डेटा तो मैं आपको डिटेल में, यानी चैप्टर वाइज जब कराऊंगा तो ये सब आएगा ही आएगा, तो समझिए आपका रिवाइज हो रहा है। फिर चाइना प्ले अ की रोल इन द वर्ल्ड्स एनर्जी ट्रांजिशन, आप यहां से देख सकते हैं, चाइना प्ले अ की रोल इन द वर्ल्ड्स एनर्जी ट्रांजिशन, आप देख सकते हैं, यानी हर एक चीज पर उसका कितना कंट्रोल है, डिमांड कितनी है, मॉड्यूल्स की, सेल्स की, वेफर्स की, ये सब जो भी टर्म नहीं समझ में आएगा, हाल अभी आप पूछेगा भी नहीं, क्योंकि हम विस्तार से तो करने ही वाले। तो इसी प्रकार से पूरा लेक्चर आप देखेंगे, ठीक है ना। जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन फॉर रिफाइंड प्रोडक्ट हैज इंक्रीज इन फेवर ऑफ चाइना, यानी जो भी चाहिए सब आपको चाइना से लेना पड़ेगा। ये डायग्राम ये खुद भी कह रहे हैं कि जो पिछला वाला सर्वे था उसमें भी था, ये मैंने आपको कराया भी था। रेजिंग द गेम फॉर अ न्यू प्लेइंग फील्ड, यानी हमें एक नया गेम प्लान तैयार करना पड़ेगा, वो मैंने आपको बता दिया। और वो गेम प्लान यही है, डोमेस्टिक ग्रोथ, यानी नेशनल विजन टू बिकम अ डेवलप्ड कंट्री, विजन विकसित भारत 2024, मिशन क्या क्या है, तो ये सब आप यहां से देखेंगे। इनकी जो भी बातें हैं वो सब टॉपिक में आता जाएगा, तो मैं डिस्कस करता जाऊंगा। कुछ भी समझ में नहीं आएगा, हम कैसे इस गेम में आगे बढ़ेंगे, देख सकते, डीरेगुलेट करेंगे, इंटरनल, यानी हर एक चीज, एजुकेशन, ये सारी बातें। तो इस लेक्चर को एक बार आप लोग सुनिए, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो क्या करिएगा, यही स्क्रीन ऐसे स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डाल दीजिएगा कि सर इसको हमें समझा दीजिए, तो जिससे आज और कल में हमारा ये पूरा वीडियो क्लियर हो जाए। तो फिर हम मंडे से 11 बजे से अपनी क्लास स्वाभाविक रूप से, यानी चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। हर दिन एक ही चैप्टर कराएंगे, जिससे कि 13 14 15 दिन में पूरा खत्म हो जाए। तो फरवरी के मिड तक हम इकोनॉमिक्स को जेब में रख लें, फरवरी के मिड में हम क्या करें, इकोनॉमिक्स को जेब में रख लें, और फिर अन्य सब्जेक्ट, एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, भाई अच्छा काम करना उस पर, हमारे यहां उस पर काम चल ही रहा है, वो भी आपका अच्छा चलेगा। पॉलिटी कुछ बताने की जरूरत नहीं है, कई बारी हो चुका है, मेरे लेक्चर, मेरे नोट्स आपको अच्छे से पता, वन ऑफ द बेस्ट है, ठीक है। तो हमारा मैक्सिमम पोर्शन लगभग तैयार है, मामला फंसता है हिस्ट्री का भी, एंशिएंट इंडिया पूरा दे चुका हूं, आप लोग उस पर काम कर रहे हैं, मिडुअल और मॉडर्न की एनसीईआरटी, शायद मिडुअल भी शेयर कर चुका हूं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। केवल साइंस तक रह जाता है, जिसमें टेक्नोलॉजी ही हम लोग करेंगे, वो टेक्नोलॉजी मैं खुद कराऊंगा, ठीक है। बेटा मेरे नोट्स तो मिलेंगे मेरे स्वाभाविक रूप से ऐप पर ही, ठीक है। ओके बच्चों, बाय, थैंक यू, बाय बाय बाय, थैंक यू। कोई डाउट किसी बच्चे को एक बार फिर से सब बता दो, मजा आ गया कि नहीं मजा आ गया, मजा आ गया कि नहीं मजा आ गया, ठीक है। तो खूब मेहनत करिए, इस बार प्रीलिम्स निकालिए, हम फाइनल सिलेक्शन की तरफ जा रहे हैं अभी से ही। अभी आपके हाथ में, आप अपना फ्यूचर कैसे सेट करना चाहते हैं, थोड़ा कष्ट तकलीफ सह करके खूब मेहनत कीजिए, ठीक है। पैसे को कभी भी अहमियत मत दीजिए, आपको आगे बढ़ाने में पैसा सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है, ठीक है। थैंक यू।
जो भी एडमिशन में है, किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं है, तो जो ग्रुप बने हुए आप उसी हमारे फोन नंबर, जो ऑफिशियल फोन नंबर दिए जाते हैं, यानी ये वाले, आप उन पर कनेक्ट करके अपनी सारी समस्याएं बता सकते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, यानी ये जो फोन नंबर्स हैं, आप इन पर कनेक्ट होकर के अपनी बात कह सकते हैं। ये हमारे फोन नंबर्स हैं और ये हमारा अभिव्यक्ति लर्निंग ऐप है। इस पे आप सब लोग, ये फोन नंबर है, इन फोन नंबर्स पर आप जा करके कोई भी चीज कह सकते हैं, कोई भी चीज सुन सकते हैं। ठीक है ना? ओके बच्चों, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, ओके बाय, थैंक यू।